हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है वायरोलॉजी, जिसमें आप सारे डीएनए और आरएनए वायरसेस के बारे में पढ़ोगे। कोविड के बाद डेफिनेटली जब से कोविड वायरस फेमस हुआ है तो ओवरऑल वायरोलॉजी में से कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी विल स्टडी, मैं धीरे धीरे आपको वो हाईलाइट करती जाऊंगी। शुरू करने से पहले अगर हम डीएनए वायरस आरएनए वायरस से पहले जनरल प्रॉपर्टीज आधे घंटे में पढ़ लें तो लगभग आधे से ज्यादा वायरोलॉजी इसी आधे घंटे में खत्म हो सकता है। सबसे पहले आप जानोगे कि एक वायरस का, कोई भी वायरस का एक जनरल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। तो आप जानते हो कि वायरस जो होता है वो या तो डीएनए है या आरएनए है। तो अगर हम सबसे अंदर की तरफ देखें तो ये जो मुझे यहाँ पे अंदर दिखाई दे रहा है, दिस इज रेफर टू एज द जीनोम। एक बार फिर से हाईलाइट कर लो, दिस इज रेफर टू एज द जीनोम। तो या तो ये डीएनए से बना होगा या आरएनए से। तो मतलब दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती, केवल एक ही हो सकता है, या डीएनए या आरएनए। तो ये जो अंदर है ये जीनोम हो गया, और इसे जो बाहर से कवर कर रहा है यहाँ पर, उसकी एक प्रोटेक्शन जो आपने बनाई है, इसका नाम दिया गया है कैप्सिड। अगर आप इन दोनों चीजों को अब मिला दो, ये हो गया न्यूक्लियो और ये हो गया कैप्सिड, तो मिला के दोनों चीजों को बोला जाता है न्यूक्लियो कैप्सिड। तो केवल एग्जाम में आपको ध्यान ये देना है कि पूछा क्या गया है। न्यूक्लियो पूछा गया है तो केवल डीएनए आरएनए के बारे में बताना, कैप्सिड पूछा गया तो कवरिंग के बारे में बताना, और दोनों मिलाकर पूछे गए हैं तो न्यूक्लियो कैप्सिड। तो ये तो अंदर हो गया। सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? सबसे बाहर मिलता है एनवेलप। तो इफ यू लुक एट द आउटर मोस्ट लाइनिंग, वो है एनवेलप, और एनवेलप में से आपको बाहर ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस आते हुए दिखेंगे। और यही फोटो थी जो कोविड के टाइम पे सारे अखबारों में आपको दिखी होगी कि एक ऐसा वायरस बनाया था जिसके बाहर कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस आई थी। तो इन प्रोजेक्शंस का नाम है एनवेलप में से निकलते हुआ प्रोटीन, तो एनवेलप प्रोटीन। अब ये हमने सबसे बाहर वाली चीज पढ़ ली और सबसे अंदर वाला न्यूक्लियो कैप्सिड पढ़ लिया, पर इन दोनों के बीच में मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है जिसका नाम है टेग्यूमेंट। तो प्लीज रिमेंबर, ये जो बीच वाला लाइनिंग है दैट इज टेग्यूमेंट। तो किन दो चीजों के बीच में है? एक तरफ यहाँ पर हो गया न्यूक्लियो कैप्सिड, अंदर हो गया कैप्सिड, और बाहर क्या है? बाहर की तरफ है एनवेलप। तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है टेग्यूमेंट। आगे बढ़ने से पहले एनवेलप के बारे में थोड़ी सी जानकारी और, कि दो प्रकार के वायरस होंगे। एक होगा एनवेलप वायरस, एक होगा नॉन एनवेलप वायरस। तो जो जिन लोगों के पास, जिन वायरसेस के पास एनवेलप होता है, तो एनवेलप होने की वजह से उनको क्या क्या प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो ऐसा आपको लगेगा सुनने में कि एनवेलप है तो हर एक प्रोटेक्शन है, वो हर चीज से बच के रहता होगा, बट एनवेलप होना उसकी कमजोरी होता है असल में। सो रिमेंबर कि हर चीज के लिए वो सेंसिटिव हो जाएगा। अगर आप ईथर डालोगे तो एनवेलप उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, अल्कोहल डालोगे तो एनवेलप डिसॉल्व हो जाएगा, बाइल सॉल्ट डालोगे तो एनवेलप डिसॉल्व हो जाएगा, हीट करोगे तो वो हीट लबाइल हो जाता है तो भी एनवेलप मर जाता है। मतलब एनवेलप होना देखने में ऐसा लगता है कि इसके लिए एक सुरक्षा कवच के बराबर है, पर असल में ऐसा नहीं है। एनवेलप होने की वजह से ये ईथर, अल्कोहल, बाइल सॉल्ट, हीट, हर चीज के लिए लबाइल और सेंसिटिव हो जाता है। तो सारे वायरसेस लगभग एनवेलप्ड होते हैं। तो नॉन एनवेलप्ड कौन से वायरसेस हैं, इनके लिए आप डिवाइड करोगे। दो टाइप के वायरस हैं, डीएनए और आरएनए, और दोनों का निमोनिक बनेगा डीएनए वायरसेस का पैप और आरएनए वायरसेस का पार्च। तो ये क्या है? पैप मतलब डीएनए वायरसेस में पी फॉर पार्वो वायरस, ए फॉर अडीनो वायरस एंड पी फॉर पैपोवा वायरस। रिपीटिंग, पार्वो वायरस, अडीनो वायरस एंड पैपोवा वायरस, ये नॉन एनवेलप्ड है। वेरएज आरएनए वायरसेस में पार्च, आरएनए में क्या क्या आता है? पी फॉर पिकॉर्ना, जो आप पोलियो पढ़ोगे कुछ समय बाद, ए फॉर एस्ट्रो, नाम से पता लग रहा है एस्ट्रो मतलब स्टार, आर फॉर रियो वायरस, या एक्चुअली वो रोटा वायरस को रियो वायरस बोलते हैं, सी फॉर कैल्सी वायरस, एंड एच फॉर हेपेटाइटिस। और कौन सा हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। सो रिमेंबर, डीएनए में पैप एंड आरएनए में पार्ट्स जो है ये नॉन एनवेलप्ड होते हैं। तो मतलब इनके पास एनवेलप नहीं होता। ऐसा सुनने में लग रहा है कि इनके पास वो सुरक्षा कवच या एनवेलप नहीं है, पर क्या ये असल में ये बताता है कि ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं? अब क्या ईथर, अल्कोहल, बाइल सॉल्ट या हीट, कोई भी चीज इन्हें मार पाएगी? आप खुद सोचो, अल्कोहल मतलब हैंड सैनिटाइजर, मैम अल्कोहल इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब मुझे बताओ, क्या हैंड सैनिटाइजर से ये कभी भी किल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट यू विल सी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वो सारे आरएनए वायरसेस हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग या डायरिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद भी ये इन वायरसेस पे कोई असर नहीं है, ये आके मुझे फूड पॉइजनिंग करा सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, दे आर गोइंग टू बी resistant to any kind of alcohol or hand sanitizers. आई होप एनवेलप की स्टोरी खत्म हो गई। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो न्यूक्लियो कैप्सिड आपने बनाया, इसके अलग अलग आकार, प्रकार और शेप हो सकते हैं, उसे बोला जाता है सिमेट्री।
तो अगर वो ऐसा राउंड राउंड जा रहा है तो इसे आप बोलोगे हेलिकल सिमेट्री। अगर वो एक अलग प्रकार की शेप बना रहा है तो इसे आप बोलोगे आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। तो प्लीज रिमेंबर, ज्यादातर जो डीएनए वायरसेस होते हैं वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री के होते हैं, एक्सेप्ट पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस की सिमेट्री कुछ समझ में नहीं आती। पॉक्स वायरस की सिमेट्री बोली जाती है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। सो मैंने जिस प्रकार से याद करा है वो ये है, पॉक्स क्या है, पॉक्स है कॉम्प्लॉक्स, ठीक है। पॉक्स की जो सिमेट्री है वो कॉम्प्लॉक्स कॉम्प्लेक्स है। बाकी सारे डीएनए वायरसेस कैसे दिखते हैं, आइकोसाहेड्रल। अब आता है हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल मतलब ऐसे गोल गोल। तो हेलिकल में क्या याद करोगे, मिस्टर फैब। मैंने किस प्रकार से याद किया, ही इज मिस्टर फैब्यूलस। ही मुझे याद दिखाता है कि आप हेलिकल के बारे में जानना चाहते हो, एंड ही इज मिस्टर फैब्यूलस। तो क्या क्या वायरसेस आ जाएंगे इसके अंदर, सबसे पहला आता है मिक्सो वायरस, दूसरा आता है रेबीज वाला, आर से तो रेबीज ही पता है हमें, रैप्डो वायरस। F is going to be the filovirus, A is going to be arena virus and B is going to be bunya virus। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे RNA वायरसेस हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। So remember, he is going to be Mr. Fab। एक बार रिपीट कर लो, सारे DNA वायरस आइकोसाहेड्रल होते हैं, बट पॉक्स वायरस कॉम्प्लॉक्स होता है, एंड हेलिकल होती है he is Mr. Fabulous। अब सिमेट्री पढ़ने के बाद फाइनली हम क्लासिफिकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि डीएनए वायरस कौन कौन से होते हैं और आरएनए कौन से। बार बार बोल रही हूँ, और मतलब केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, एक वायरस में दोनों डीएनए आरएनए कभी भी नहीं पाए जाएंगे। तो डीएनए वायरस की लिस्ट छोटी है, हम छोटी वाली लिस्ट याद कर लेते हैं। डीएनए वायरस को नाम याद करने के लिए एक निमोनिक का आप यूज करोगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द हैप्पी निमोनिक। तो काफी हैप्पी होने की वजह से ये निमोनिक है। तो सबसे पहले सिर्फ नाम नाम जान लो, अभी डिटेल नहीं पढ़ना। H फॉर व्हाट, H फॉर हेपेडना विरिटे। हेपेडना मतलब जो हेपेटाइटिस कराए। केवल कौन सा हेपेटाइटिस वायरस डीएनए में आता है, हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा बाकी सारे हेपेटाइटिस आगे जाके आरएनए वायरस में मिलेंगे। उसके बाद अगला H है हर्पीज विरिडे फैमिली। तो हर्पीज विरिडे के नाम शायद अभी आपको नहीं पता, तो एक बार बस झलक मारनी, अभी याद नहीं करना। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस और एब्स्टीन बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस भी हर्पीज विरिडे की फैमिली में आते हैं। अगला आता है ए, सबका फेवरेट, क्योंकि जैसा फैमिली का नाम वैसा वायरस का नाम, अडीनो विरिडे फैमिली में अडीनो वायरस आता है। अगला आ जाता है हमारे 4 प्रकार के पी। एक पी हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये पी है बैक्टीरियोफाज। ये कहाँ पे पड़ा है, अगर आपको याद हो कि बैक्टीरियोफाज का ऐसा टैडपोल वाला स्ट्रक्चर होता था, और ये हमने जनरल माइक्रोबायोलॉजी में कहीं पढ़ा था, क्योंकि ये ट्रांसडक्शन कराने के काम आता है, ये जेनेटिक ट्रांसफर कराता है, राइट। सो बैक्टीरियोफाज के बारे में हमें ऑलरेडी जानकारी है, और अब हम इस मॉड्यूल में नहीं पढ़ेंगे। बाकी सारे पी पढ़ते हैं। एक है पी फॉर पॉक्स वायरस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पॉक्स में वैक्सीनिया वेरियोला जो है, ये वो स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, उनकी बात हो रही है। मोलस्कम भी एक पॉक्स है, तो स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, मोलस्कम पॉक्स, इसमें चिकन पॉक्स मत डाल देना। चिकन पॉक्स इस कैटेगरी में नहीं आता। चिकन पॉक्स आता है हर्पीज जोस्टर में, जो अब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो एक और 2 पी हमारे इसमें हो गए, बचे अब 2 और पी। एक पी होता है पैपोवा। जैसे आप पैपोवा बोल रहे हो, वैसे ही जितने भी सेम साउंडिंग वाले शब्द हैं वो एक साथ रखो। पैपोवा, पॉलियोमा, पैपिलोमा, है ना। तो पैपोवा, पैपिलोमा, पैपोवा, पैपिलोमा, पॉलियोमा, ये सारे जो सेम सेम साउंड करते हैं वो सेम। मैम पैपिलोमा में तो हम जानते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर वाला। पॉलियोमा में क्या क्या आता है, तो एक है बीके वायरस, एक है जेसी वायरस। आजकल एक और शॉर्ट फॉर्म फेमस हो रहा है पॉलियोमा में, जिसका नाम है SV40, जो हम पढ़ेंगे। आखिरी पी जो पढ़ा वो है सिंपल पार्वोविरिडे फैमिली, और कौन सा वायरस आएगा उसमें, पार्वो वायरस B19 आएगा। तो अभी आपने केवल एक झलक मारी है कि अच्छा ये जो हैप्पी वाले हैं ये डीएनए है, क्योंकि ये छोटी लिस्ट थी। इसके बाद जो जो आएंगे अब ये नहीं याद करने का मन। पिकॉर्ना, पैरामिक्सो, कैल्सी, टोगा, ऑर्थोमिक्सो, बुनिया, फ्लैवी, अरीना, कोरोना, रियो, रैप्डो, रेट्रोफिला, ये सारे जो हैं दीज आर ऑल गोइंग टू बी दी आरएनए। तो ये नहीं याद करने ना, बेहतर यही रहेगा आप डीएनए का हैप्पी याद कर लो। अब हम आगे चलते हैं, एक बार सबके साइज के बारे में जानकारी ले लो। तो इनमें से सबसे बड़ा वाला वायरस कौन सा है, वो है हमारा पॉक्स कॉम्प्लॉक्स। ये सबसे बड़ा वायरस है, 300 नैनोमीटर इसका साइज होता है। बड़ा पढ़ा तो छोटा पढ़ना पड़ेगा। सबसे छोटा वायरस जो है
वो है पार्वो वायरस, जो केवल 20 नैनोमीटर का होता है। तो अगर रेंज पूछी गई कि वायरसेस टोटल कितने साइज के होते हैं, तो 20 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर तक होते हैं। और इतना मुझे समझ में आ रही है कि अगर इनका साइज नैनोमीटर में है तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे तो दिखेंगे नहीं। देखने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। तो जल्दी से याद कर लो, पॉक्स वायरस है बड़ा 300 एंड पार्वो है सबसे छोटा। ये हमसे पूरे वायरस का साइज पूछा गया। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, अगर हमसे जीनोम का साइज पूछा गया। अब डिफरेंस क्या है? पूरे वायरस का साइज पूछा गया तो वो 20 से 300 नैनोमीटर। अगर मुझसे केवल जीनोम, अंदर वाले न्यूक्लिक एसिड का साइज पूछा गया तो वो मुझे जीनोम का साइज पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो लार्जेस्ट जीनोम है वो HIV रेट्रोवायरस का लार्जेस्ट जीनोम होता है। लार्जेस्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्मॉलेस्ट जीनोम में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। स्मॉलेस्ट जीनोम होता है हेपेटाइटिस डी वायरस का, और अगर वो नहीं है ऑप्शंस में तो अगला बेस्ट आंसर आप मार्क करोगे हेपेटाइटिस बी। तो प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन एक बार FMG एग्जाम में आया था, स्मॉलेस्ट जीनोम पूछा गया था। पहले तो आप शब्द देख लेना, जीनोम पूछा गया, ये नहीं कि पार्वो वायरस मार्क करके आ जाओ। पार्वो वायरस सबसे छोटा वायरस है, सबसे छोटा जीनोम पूछा गया। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है HDV। HDV उस साल ऑप्शंस में नहीं दिया गया था, इस वजह से बच्चों ने आंसर बनाया HBV। पर अगर क्वेश्चन आंसर रटोगे तो आपको ऐसा लगेगा सबसे छोटा जीनोम HBV का होता है। नहीं, अगर ऑप्शन में HDV है तो सबसे छोटा HDV, वो नहीं है ऑप्शंस में तो आप मार्क करो अगला आंसर HBV। ये भी क्लियर हो गया। अब अभी हमने पढ़ा कि अगर वायरस को देखना चाहते हो तो कौन से माइक्रोस्कोपी का हेल्प लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो चलो जल्दी से सारे वायरसेस की वो ब्लैक एंड व्हाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की फोटो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। तो ये किस प्रकार का लग रहा है? ये बुलेट शेप लग रहा है। अच्छा, इतना हम जानते हैं, बुलेट लगेगी तो इंसान मर जाएगा। और कौन से वायरस के होने से भी इंसान मर जाता है? रेबीज। रेबीज के ऊपर PSM में क्वेश्चन ये आता है कि ये एक 100% फेटल डिजीज है, मतलब रेबीज से भी इंसान मरेगा, बुलेट से भी मरेगा। तो ये याद हो गया। अगले वायरस के लिए मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, सबने इस फोटो को न्यूज़पेपर्स में देखा हुआ है, खुद जिया है इस वायरस को। तो जिस वायरस के अंदर ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस निकले, गोल 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 गोल, मतलब आसपास इसके कुछ प्रोजेक्शंस है, इन्हें बोला जाता है पेटल लाइक पेप्लोमर्स। और तभी इसका नाम रखा गया था कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस में कोरोना शब्द का अर्थ होता है क्राउन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वो वायरस जो ब्रिक की तरह दिखाई देगा। ब्रिक या फिर आप बॉक्स भी बोल सकते हो। और ये केवल एक कोई नॉर्मल हल्का सा बॉक्स नहीं है, ये थोड़ा भारी वाला बॉक्स है। भारी बॉक्स क्योंकि इसके अंदर आपने एक डम्बल DNA रखा है। तो ये कौन सा वायरस होगा? पॉक्स वायरस। याद करने का तरीका सिंपल है। बॉक्स कैसा दिखाई देता है? पॉक्स बॉक्स की तरह, भारी बॉक्स क्योंकि इसके अंदर डम्बल शेप DNA होता है। अगला ध्यान से देखो, ये तो स्पगेटी पास्ता की तरह दिखाई दे रहा है। बोल ऑफ स्पगेटी, ऐसे फिलामेंट्स है धागे धागे की तरह, स्पगेटी पास्ता की तरह। तो बोल ऑफ स्पगेटी कौन सा वायरस दिखाई देता है? ईबोला। याद हो गया, ईबोला दिखता है बोल ऑफ स्पगेटी की तरह। अगले वायरस की तरफ चलते हैं, जो बिल्कुल गोल व्हील की तरह दिखाई देता है। तो अब हम क्या इसे लिख दें? रोटेटिंग व्हील। रोटेटिंग व्हील की तरह जो दिखाई देगा वो रोटेटिंग व्हील का रोटा वायरस होगा। एक और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप कोई भी फॉरेन एडवर्टाइजमेंट्स देखोगे जहाँ पे इंडिया का वो डिपिक्शन करना चाहते हैं, चाहे कि वो यूनिसेफ की एड्स हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एड्स हो, जब वो इंडिया दिखाना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा इंडिया को एक अंडर डेवलप्ड और स्लम्स वाली कंट्री के तौर पर ही, ज्यादातर मूवीज में भी ऐसे ही दिखाया जाता है। तो उसमें एक सीन हमेशा होता है कि एक छोटा सा बच्चा होगा 4-5 साल का, जो बिना कपड़ों के सड़क पे भाग रहा होगा और उसके हाथ में एक ऐसी डंडी होगी और साथ में वो क्या गेम खेल रहा होगा? वो एक टायर को घुमाता हुआ जाएगा। बिल्कुल उस बच्चे को याद करना रोटा वायरस के लिए। क्यों? क्योंकि रोटा वायरस आपको ये बताता है कि बच्चा रोता हुआ मिलेगा, जैसे कि उस एडवर्टाइजमेंट में मिलता है। दूसरा, उस बच्चे को हमेशा वो स्लम्स में रहेगा, उसे हमेशा डायरिया की तकलीफ हमेशा रहेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि वो टायर को घुमाता रहता है, तो गोल गोल टायर घूमेगा, तो इसका शेप कैसा होगा? व्हील की तरह होगा। तो जैसे आपको वो एड याद आएगी तो आपको रोटा वायरस याद आना चाहिए। अगला आता है स्टार शेप। इसके लिए किसी भी निमोनिक की जरूरत नहीं है, स्टार शब्द मुझे खुद ही बताता है कि इस वायरस का नाम होगा एस्ट्रोवायरस। आगे बढ़ते हैं। अगर एक कोई शेप है जो आपको बोली जाए कि ये तो ऐसे स्पेस व्हीकल UFO की तरह दिखाई दे रही है, जैसे स्पेस व्हीकल आता है जिसमें एलियन आते हैं, तो अगर स्पेसशिप है जिसमें एलियन, हम याद कर रहे हैं एलियन आता है, तो एलियन वाला वायरस कौन सा होगा? एलियन वाला वायरस होगा जादू वाला वायरस, दैट इज गोइंग टू बी अडीनो वायरस।
अगला बढ़ते हैं लास्ट वाला, जो रॉड की तरह। रॉड मतलब, अब रॉड, ये मुझे रॉड से ज्यादा तो ये सिगरेट की तरह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वायरस के नाम में भी कुछ सिगरेट है। इस वायरस का नाम है TMV, टबैको मोजैक वायरस। TMV मतलब टबैको मोजैक वायरस। एंड प्लीज रिमेंबर, टबैको शब्द से आपको हमेशा सिगरेट की याद जरूर आएगी। तो जो सिगरेट या फिर रॉड शेप दिखाई देता है वो टबैको मोजैक वायरस होता है। एक बार जल्दी से इनकी शेप्स निमोनिक के साथ याद कर लो। रेबीज से भी मरेंगे, बुलेट से भी मरेंगे, तो बुलेट शेप। पॉक्स, बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर क्या होता है, वो डंबल वाला DNA दिखाई देता है। इबोला तो बोल ऑफ स्पगेटी की तरह, तो इसके आगे इबोला में हम बोल ऑफ स्पगेटी लिख लेते हैं। टबैको मोजैक वायरस सिगरेट की तरह, तो इसे रॉड शेप बोलेंगे। अडीनो वायरस एलियन की तरह, तो स्पेस व्हीकल। कोरोना वायरस तो सभी जानते हैं, क्राउन की तरह, पेटल शेप, पेप्लोमर्स। रोटा वो एडवर्टाइजमेंट, रोटा हुआ बच्चा, रोटेटिंग व्हील शेप। एंड एस्ट्रो मतलब स्टार शेप। तो ये थे हमारे सारे शेप्स जो आपको जानने हैं। फाइनली अब हम चल सकते हैं कुछ रूल्स और उनके एक्सेप्शंस की तरफ। तो जब भी हम बात करते हैं DNA वायरसेस की, अभी आपको कुछ देर में पता लग जाएगा कि क्यों यहाँ पे एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की भी फोटो हमने बनाई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज्यादातर बच्चों को इस पूरे लेक्चर में से ये जरूर याद रहता है। तो जितने भी हम DNA वायरस पढ़ते हैं वो हम मान के चलते हैं कि उनके अंदर जो DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, मतलब इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसा हम ह्यूमंस में होता है वैसे ही होता है। ज्यादातर DNA वायरसेस के पास डबल स्ट्रैंडेड होता है, पर एक वायरस है पार्वो वायरस। पार्वो पारो की तरह साउंड करता है। तो पारो, अगर आपने देवदास मूवी देखी हो या ना भी देखी हो, तो आप इतना जानते हैं कि पारो, एंड में पारो अकेली रह गई थी। देवदास की भी डेथ हो गई थी और उसके हस्बैंड की भी, तो फिर एंड में पारो अकेली रह गई। तो पारो अकेली रह जाएगी, पार्वो वायरस का जो DNA होगा वो अकेला रह जाएगा, मतलब वो होगा बिल्कुल ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। तो रिमेंबर, ऑल DNA वायरसेस आर डबल स्ट्रैंडेड बट पारो इज अकेला, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। पारो की अकेले की काफी दुखद कहानी है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले दुख भरी कहानी ये है कि वो अकेली रह गई। साथ में जब साइज का बंटवारा हो रहा था तो फिर सबसे छोटा साइज भी, आई टोल्ड यू ना 20 नैनोमीटर्स किसका था, तो सबसे छोटा साइज भी इसे दिया गया। उसके बाद सबसे अकेले भी इसे ही रखा गया और फिर इसकी वजह से ये काफी रोने लग गई। अब रो रो के क्या हुआ, रो रो के इसके चीक्स रेड हो गए। तो इस वजह से इस जो ये वायरस जो डिजीज कराता है दैट इज नोन एज द स्लैब्ड चीक अपीयरेंस। तो पारो रो रो के गाल लाल हो चुके हैं। तो रिमेंबर, देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड, स्मॉलेस्ट एंड स्लैब चीक अपीयरेंस। दिस इज द बेसिक ऑफ पार्वो वायरस। तो अब हम चलते हैं, DNA वायरस का हमने रूल पढ़ लिया, अब हम आते हैं RNA वायरस के रूल की तरफ। तो पहले तो रूल पढ़ लो, उसके बाद एक्सेप्शन पे जाएंगे। तो रूल मुझे ये बताता है कि RNA वायरस कितनी कॉपीज होंगी, हमेशा एक ही कॉपी। क्या वो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड, हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड। तो याद रखना, सब कुछ एक ही कॉपी होगी, एक ही स्ट्रैंड होगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, और वो सीधा सीधा स्ट्रैंड होगा, अनसेगमेंटेड। उसमें ऐसा नहीं कि वो टुकड़ों में पड़ा होगा या टूटा हुआ होगा, बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा क्लियर, सब कुछ सीधा सीधा सिंगल सिंगल कॉपी होगी, सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल टुकड़ा होगा, कोई ऐसे पीसेस में नहीं टूटा हुआ। वन कॉपी, सिंगल स्ट्रैंडेड, अनसेगमेंटेड। अब हर चीज का एक एक एक्सेप्शन बता दो। वो कौन सा वायरस है जिसमें एक की बजाय, देखो बाकी सब सेम रहेगा पर एक की बजाय दो कॉपीज हो सकती हैं, तो वो वायरस का नाम आता है रेट्रोवायरस। एंड याद करने का भी एक एक तरीका साथ साथ लेके चलो। आज से रेट्रोवायरस को आप जानोगे री2 वायरस के नाम से। री2 वायरस, रेट्रोवायरस कौन सा होता है, HIV। अगर आप आगे जाके HIV का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको उसमें 2 RNA की कॉपीज दिखाई देंगी। तो याद रखना, रेट्रोवायरस या री2 वायरस में कितनी कॉपीज होती हैं, RNA की 2 कॉपीज। ठीक है, अगला रूल पढ़ा था कि हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, पर ऐसा एक वायरस जिसका नाम है रोटा वायरस, रोटा वायरस डबल स्ट्रैंडेड होता है। अभी अभी हमने पढ़ा रोटा वायरस क्या कराता है बच्चों में, सबसे कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट्स, बच्चों में डायरिया कराता है। मैम रोता हुआ वो बच्चा स्लम्स में जिसको डायरिया हो रहा था, तो डायरिया वाला वायरस क्या होगा, D फॉर डायरिया, D फॉर डबल स्ट्रैंडेड। अब आगे चलते हैं, कोई भी टुकड़े नहीं होते, एक सिंगल पीस होता है, अनसेगमेंटेड होता है। पर सोचो, अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर ले तो फिर तो मैम वो इधर उधर बिखर के गिरेगा। तो अगर हम किसी अल्कोहल का नाम लिख दें, यहाँ पे हमने अल्कोहल यूज करी है बीरा, अगर बीरा वायरसेस दिए हुए तो मैम वो तो ना कुछ कुछ टुकड़ों में पड़े होंगे, तो मतलब बीरा वायरसेस क्या होंगे, सेगमेंटेड। ऑल RNA वायरसेस आर अनसेगमेंटेड बट अल्कोहल बीरा, तो फिर वो इधर उधर बिखर के गिर गया। तो क्या क्या आता है बीरा वायरस में,
सबसे पहला आता है बुनिया वायरस, अगला आता है इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इस पे तो क्वेश्चंस काफी हैं जो हम कुछ देर में पढ़ेंगे। तीसरा आता है रोटा, रोटा का दूसरा नाम रियो वायरस भी होता है, एंड लास्ट वाला है अरीना वायरस। तो ये कुछ बीरा हैं जो टुकड़ों में पड़े हुए हैं, बट कितने टुकड़ों में पड़े हुए हैं, कितने सेगमेंट्स होते हैं बीरा के? तो बुनिया बी किस प्रकार से लगता है, कौन से नंबर की तरह? 3। तो कितने सेगमेंट्स होंगे आप मुझे बताओ? इसमें होंगे 3 सेगमेंट्स। इन्फ्लुएंजा, जैसे कि आप आई लिखते हो तो इसके आसपास आप कौन सा नंबर बना सकते हो? इन्फ्लुएंजा के आसपास आप 8 बना सकते हो, तो इसके बाद 8 सेगमेंट होते हैं। अगला, मैम रोटा वायरस के लिए क्या करना? जो पहले 2 नंबर आप बना चुके हो ना, उनको ऐड कर दो, तो 3 और 8 को जोड़ो तो क्या बनता है? 11। तो अब कितने सेगमेंट होते हैं रोटा वायरस के पास? 11। और अब बचे हुए 11 को भी आप आपस में जोड़ दो, 1 और 1 को जोड़ो तो बचा 2। तो अरीना वायरस में कितने होंगे? अरीना वायरस में होंगे टोटल 2। एक बार रिपीट कर लो, बुनिया वायरस 3 की तरह तो 3, इन्फ्लुएंजा आई से 8 बनाया तो 8, अगले वाले में 3 8 11, तो मतलब रोटा वायरस में 11, और अगले में 1 1 2, तो अरीना वायरस में 2 सेगमेंट्स। आई होप ये सारे रूल्स हो गए। सारे आरएनए वायरसेस के पास 1 कॉपी, बट रेटू वायरस के पास 2, सारे सिंगल स्ट्रैंडेड, बट डायरिया वाला रोटा इज डबल स्ट्रैंडेड, सारे अनसेगमेंटेड, बट बीरा इज गोइंग टू बी सेगमेंटेड। ये सारे रूल्स पढ़ने के बाद अब आप जानना चाहोगे कि वायरस को अगर ग्रो करना चाहते हो तो किस प्रकार से करोगे। आप खुद सोचो, जब बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे या फंगस को कर रहे थे तो कोई कल्चर मीडिया की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पर दिक्कत ये है कि वायरस के साथ कल्चर मीडिया नहीं चलेगा, बिकॉज वायरस होता है एक इंट्रा सेल्यूलर ग्रोथ वाला ऑर्गेनिज्म। अगर आप वायरस को उगाना चाहते हो तो या तो आप कोई एनिमल मॉडल लेके आओ, या फिर अगर आपके पास कोई सेल बने हुए हैं तो आपको सेल के अंदर ही इसे उगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो मेरे पास मेथड आता है वो है एनिमल इनोक्यूलेशन। किसी एनिमल को यूज करो, अगर एनिमल नहीं है तो फिर किसी एनिमल का एग ले आओ, एम्ब्रियोनेटेड एग, एग के अंदर भी सेल्स होंगे, वायरस उग जाएगा। और अगर एनिमल स्टडी बैन हो रखी है तो मैम अपनी कंपनीज को बोलो कि मुझे कहीं से सेल्स लाके दे, किसी एनिमल का या कहीं से फार्मेसी या किसी कंपनी ने सेल लाइंस बनाई हो तो वो मुझे दे दे। जैसे बैक्टीरिया में वो कल्चर प्लेट लाके देते हैं तो वायरोलॉजी में वो आपको सेल प्लेट्स लाके देंगे। तो अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम एनिमल इनोक्यूलेशन। इसके लिए हम ज्यादातर जो यूज करते हैं दैट इज गोइंग टू बी द सकलिंग माइस। तो प्लीज रिमेंबर, पहला वाला एनिमल इनोक्यूलेशन यूज करा सकलिंग माइस। और क्या इंजेक्ट करते हैं? सकलिंग माइस में इंजेक्ट करते हैं कॉक्सैकी। अगर आप थोड़ी देर आगे जाके पढ़ोगे तो कॉक्सैकी 2 टाइप का होता है, कॉक्सैकी ए और कॉक्सैकी बी। तो अगर आपने कॉक्सैकी ए को इंजेक्ट करा सकलिंग माइस के अंदर तो कॉक्सैकी ए क्या जाके कराता है? वो कराता है फ्लैसिड पैरालिसिस। और अगर आपने कॉक्सैकी बी को इंजेक्ट करा माइस के अंदर तो वो कराएगा स्पैस्टिक पैरालिसिस। अब याद करने का तरीका ये है कि एग्जाम में फ्लैसिड और स्पैस्टिक को आपस में, एक तो ये किस में करा रहे हैं, ये ह्यूमन बींग्स में नहीं कराता, ये कराता है माउस के अंदर, क्योंकि आपने माउस के अंदर इंजेक्ट करा है। तो अब अल्फाबेटिकल याद करना, ए पहले आता है, बी बाद में आता है, एफ पहले आता है, एस बाद में आता है। तो फ्लैसिड और स्पैस्टिक को इंटरचेंज नहीं करना। एनिमल इनोक्यूलेशन हो गया। दूसरा जो तरीका है, आप कोई एम्ब्रियोनेटेड एग लेके आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये एक एम्ब्रियोनेटेड एग है। जल्दी से ये वाली फोटोज अभी मत देखो, ये हमारे निमोनिक है। एम्ब्रियोनेटेड एग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है कैम कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, एक होता है एमनियोटिक कैविटी, एक होता है एलेंटोइक कैविटी, और एक होता है योक सैक। यही 4 चीजें होती हैं। चाहे वो चिक का एम्ब्रियो ले लो या किसी और एनिमल का एम्ब्रियो ले लो, यही मिलेगा, कैम, एमनियोटिक, एलेंटोइक एंड योक सैक। तो अब हमें क्या याद करना है? एक तो हमें याद करनी है कार। कार के अंदर ये देखो, ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स को हम क्या बोलते हैं? यारी। एंड कार के अंदर जब भी बेस्ट फ्रेंड्स बैठते हैं तो उनका क्या स्वैग होता है? वो क्या, व्हाट इज दैट मोस्ट कॉमन रैपर वाला स्वैग? यो यो कार। ओके, तो अब हम इन सब चीजों को कैसे जानेंगे? वायरल कल्टिवेशन इन एम्ब्रियोनेटेड एग। तो सबसे पहले यो कार से मुझे समझ आया कि योक सैक में कौन कौन से वायरस आप ग्रो कर सकते हो। यो में मैम, यो मतलब योक सैक, इसमें 3 चीजें ग्रो हो सकती है। कार क्या होता है? वायरस तो एक ही है, आर्बो वायरस। कार में वायरस कौन सा है? आर्बो वायरस। एक्चुअली सी और आर तो 2 बैक्टीरिया है, क्लमाइडिया रिकेट्शिया। बैक्टीरियोलॉजी में जाओ तो आप देखोगे कि जो अंत वाले बैक्टीरिया है क्लमाइडिया रिकेट्शिया, वो भी कभी भी किसी कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं करते। उन्हें ग्रो करने के लिए आपको किसी सेल लाइन, किसी एग की जरूरत पड़ती है। तो क्लमाइडिया, आर्बो वायरस और रिकेट्शिया। यदि आप एग्जाम में जाके कार के ए निमोनिक में कंफ्यूज हो गए कि अच्छा ए से अडीनो था या आर्बो था या एस्ट्रो था, तो कार आपको बताएगा कि ये है आर्बो। याद रहेगा, यो कार, क्लमाइडिया, आर्बो वायरस एंड
रिकेट्शिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन की तरफ। तो कैमरा आते ही सबसे फेवरेट पोज क्या होता है सबका? वी बनाना। ठीक है, कैमरा आते ही वी बनाना। तो कैम आते ही हम क्या करेंगे? वैक्सीनिया वेरियोला वी वी, ये वाला पोज, एंड साथ में इसके बाद एच एच, हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 हर्पीज सिम्प्लेक्स 2। तो कैमरा आते ही वैक्सीनिया वेरियोला हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 हर्पीज सिम्प्लेक्स 2, ये हो गया कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन। अब आता है एलेंटोइक कैविटी। all of you are all the there is a lot of yari, a lot of friendship. Everyone is very very possessive about their friends, especially at your age. So all of us, we love our yars, we love our yari. So what is all stands for allantoic cavity. And what is yari going to stand for? So YRI. Y से what can you remember? You can remember yellow fever. Okay. R से what can you remember? Always it is only one virus, and that is always going to be the rabies virus, so no doubt about it. What am I left with is I. So ठीक है, I ma'am, I know influenza, but can I grow influenza virus in it? Or can I make the influenza vaccine in it? So please remember, I just told you, you are very very protective and possessive about your yari. So influenza ka protection is what you can grow over here. Means influenza protection is what? Vaccine. Repeat with me. In the allantoic cavity, you have yellow fever growth, you have rabies virus growth, and you have influenza vaccine growth. Because now you will ask me, then ma'am, if I just want to grow influenza virus, what will I use? The leftover. In amniotic cavity, you are going to do the influenza isolation. I'll repeat it once again. As soon as I said chorioallantoic membrane, you had to make vaccinia variola, HSV1, HSV2. As soon as I said yolk sac, you had to do yo-yo-car, chlamydia, arbovirus, and rickettsia. As soon as I said allantoic cavity, you had to do yari, that is yellow fever, rabies, as well as influenza vaccine, because influenza isolation is going to be in the amniotic. Tough hai, but this is the only way out. After this one, the third and the last way of growing any virus is going to be the cell lines, which seems to be very complicated, but is not. Let me just tell you, there are three types of cell lines: primary cell lines, then of course secondary cell lines, and then continuous cell lines. What do they mean by this? From where are you getting cell lines? Actually, every time if you want to grow a virus, will you go and first catch a suckling mouse, or will you go and first get an embryo? So not practical, so complicated, right? So better is that maybe you'll call some manufacturing company and you will say that beforehand from animals, you take their cells, you keep cell lines in vials, and when I need it, I will call you. So cell lines means cells can divide. Primary cell lines can divide 5 to 10 times. Secondary cell lines a little more, 10 to 50 times. And continuous cell lines will keep on dividing forever. I want you to learn the primary cell line. See, primary you will learn, it sounds as everything to do with primates. Primates would either mean something to do with monkeys, or primates will either mean something to do with embryo, right? That is where we come from. Where do we come from? We come from a fetus, embryo. And even before that, we come from our ancestors, that is monkeys. So as soon as they say something like rhesus is what? Monkey, na? Rhesus kidney cell line. तो जैसे ही वो बोलेंगे रेसस किडनी सेल लाइन, तो रेसस आपको याद दिलाएगा मंकीज के बारे में, तो वो प्राइमरी में चला गया। फिर एम्ब्रियो से जितने भी शब्द समान सुनाई दे रहे हैं वो प्राइमरी में जाएंगे। मतलब ह्यूमन एमनियोटिक सेल लाइन एम्ब्रियो से सुन के जैसा है तो प्राइमरी में जाएगा। चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट, ये भी प्राइमरी में जाएगा। तो मतलब मंकी और सारे एम्ब्रियो वाली चीजें प्राइमरी में। तो सेकेंडरी में क्या जाएगा? अगर उन्होंने बोला ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन, अब ध्यान दो, अगर मैंने कहा कि ह्यूमन एमनियोटिक सेल लाइन कौन सी है, तो एमनियोटिक हो गई प्राइमरी, क्योंकि वो एम्ब्रियो के समान है। ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन कौन सी है, वो हो गया सेकेंडरी, और वो स्पेशली यूज की जाती है साइटोमेगालोवायरस के ग्रोथ के लिए, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा एम एंड डब्ल्यू, MRC5 एंड WI38, ये भी सेकेंडरी सेल लाइंस है। यहां तक याद करने के बाद अब एग्जामिनर कुछ भी लिखे, हेला, हेप2, केबी, मैकॉय, वीरो, CILK, चैंग, BHK, कुछ भी लिखा जाए, ये जितनी भी सेल लाइंस हैं ये कंटिन्यूस होंगी। तो याद रखना, मंकी और एम्ब्रियो वाली प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी में आया ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन और MW, बाकी सारी हो गई कंटिन्यूस सेल लाइंस। तो अब कैसे वायरस को ग्रो करना है ये तो आप जान चुके हो, एनिमल एग्स या फिर
हो गया हमारा सेल लाइंस। अब जो आखिरी चीज है जिसके बाद हम ये जनरल वायरोलॉजी खत्म कर सकते हैं, कौन सा वायरस कौन सी इंक्लूजन बॉडी बनाता है। इतना तो मुझे समझ आ गया कि वायरस लाइट माइक्रोस्कोपी पे तो दिखने से रहा, वायरस को देखना है तो नैनोमीटर में है, छोटा बहुत है तो उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखना पड़ेगा। अब हर इंस्टीट्यूट के पास तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं है ना, तो मैम अगर मेरे पास लाइट माइक्रोस्कोप है तो क्या मैं कुछ ऐसा देख सकता हूँ या देख सकती हूँ जिससे मुझे अंदाजा लग जाए कि ये वायरल की इन्फेक्शन हो रही है। बिल्कुल, जब आपको इंक्लूजन बॉडीज दिखाई देती हैं आप उन्हें बोलते हो सीपीई, साइटोपैथिक इफेक्ट। साइटोपैथिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि वायरस तो मुझे नहीं दिखाई दिया, पर साइटो मतलब सेल में उसने पैथोलॉजी क्या करी, सेल में क्या चेंज करा, क्या उसने कोई बॉडी बना दी, क्या न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, क्या सेल का साइज छोटा हो गया, सेल में वायरस की वजह से क्या चेंजेस आई हैं, वो मैं देख के अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये दिख रहा है तो मतलब ये वाला वायरस होगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। इंक्लूजन बॉडीज दो टाइप की होती है, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है या फिर वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। अगर वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी तो बेस्ट एग्जांपल है नेग्री बॉडीज, जो सब जानते हैं कि रेबीज में दिखाई देती है, एंड स्पेशली रेबीज में बॉडी में ब्रेन में कहाँ दिखाई देती है, वो दो एरियाज हैं ब्रेन के जहां ज्यादा पाई जाती हैं, दैट इज गोइंग टू बी द हिपोकैम्पस एंड द सेरेबेलम। लेट मी शो यू अ पिक्चर ताकि आपको थोड़ा और जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका अंदाजा हो जाए। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ नेग्री बॉडी, ब्रेन का ये एक सेल है। अब मुझे बताओ कि आपको नेग्री बॉडीज, अगर ये एक सेल है और ये इसका सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस और ये पिंक पिंक वाला क्या है, साइटोप्लाज्म। तो नेग्री बॉडीज कहाँ दिखाई दे रही है, नेग्री बॉडीज मुझे ये गोल गोल साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रही है। यही हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी बॉडीज जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में दिखाई देती है। तो नेग्री बॉडीज हो गई। अगला आता है पैस्चन एंड ग्वार्नियरी। तो इनमें मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। जो पैस्चन बॉडीज हैं वो वेरियोला में मिलती है और जो ग्वार्नियरी बॉडीज हैं वो वैक्सीनिया में मिलती है। तो ये पढ़ने के लिए पहले तो आई विल राइट इट एंड देन आई विल टेल यू वन निमोनिक, एंड दैट निमोनिक इज, क्योंकि वैक्सीनिया वेरियोला में कंफ्यूजन होता है, तो जिस प्रकार से आप वैक्सीनिया लिखते हो तो क्या उसमें ग्वार्नियरी या पैस्चन, तो आप उससे जी बना सकते हो, तो आपको याद रहेगा उसमें ग्वार्नियरी बॉडीज दिखती हैं और वेरियोला में दिखेंगी पैस्चन बॉडीज। बॉलिंगर बॉडीज, बॉल से हमें याद आता है फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो जब भी बॉल होगा, फुटबॉल होगा तो फाउल की बात होगी, तो फाउल पॉक्स के अंदर बॉलिंगर बॉडीज दिखेगी। याद रखना फाउल और बॉल को साथ साथ रखना है, ठीक है। अगला आता है मोलस्कम कंटेजियोसम। मोलस्कम कंटेजियोसम में पाई जाती है HP बॉडीज, जिनकी फोटो हम अभी देखेंगे। जल्दी से ये देख लो, नेग्री बॉडीज कहाँ पाई जाएंगी, नेग्री बॉडीज विल बी इन रेबीज, पैस्चन बॉडीज इन वेरियोला, ग्वार्नियरी बॉडीज इन वैक्सीनिया, बॉलिंगर बॉडीज आर गोइंग टू बी इन फाउल पॉक्स एंड HP बॉडीज आर सीन इन मोलस्कम। तो ये मोलस्कम क्या है, ये पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे न्यूक्लियस की तरफ। ये आपका डर्मेटोलॉजी केस है मोलस्कम कंटेजियोसम, जो सब कुछ हम अभी पढ़ लेते हैं, बाद में नहीं पढ़ेंगे। इतना तो हम जानते हैं कि ये पॉक्स वायरस की फैमिली में आता है, जो कि सबसे बड़ा वाला वायरस होता है, जिसका शेप कैसा होता है, भारी वाला बॉक्स जिसके अंदर डंबल होता है, ये सब हम जानते हैं। क्लिनिकली क्या कराता है, क्लिनिकली ये कराएगा अम्ब्लिकेटेड लीजन। अम्ब्लिकेटेड का अर्थ होता है कि जो भी लीजन बनेगा उसके सेंटर में एक डिप्रेशन होगा, छोटा सा बहुत ही छोटा गड्ढा होगा, जिसके अंदर से जब आप प्रेस करोगे तो इसके अंदर से कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो डिस्चार्ज निकलता है इसे बोला जाता है कर्डी डिस्चार्ज। तो इसमें अम्ब्लिकेटेड लीजन्स विद कर्डी डिस्चार्ज दिखाई देते हैं। तो जब आप इस मोलस्कम कंटेजियोसम की बायोप्सी करते हो तो पैथोलॉजी में और माइक्रो में आपको ये कप शेप एक लीजन दिखाई देगा। आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा था, मुझे यहाँ पर वही गड्ढा पैथोलॉजी की स्लाइड में भी दिख रहा है। सेंटर में खाली जगह है मैम, और इस खाली जगह में अब एक कप शेप लीजन में क्या भरा हुआ है, HP बॉडीज। HP बॉडीज का फुल फॉर्म क्या होता है, हेंडरसन पैटरसन बॉडीज। हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्मिक बॉडीज। तो देख लो, ये पिंक कलर की इतनी सारी बॉडीज हैं, ये सारी साइटोप्लाज्म में पाई जा रही है, नीचे से लेके ऊपर तक ये भरी हुई है, ये सारी हैं हेंडरसन पैटरसन बॉडीज। इन डर्मेटोलॉजी में पूछा जाता है HP बॉडीज का कौन सा स्टेन होता है, दैट इज गोइंग टू बी फ्लॉक्सीन टार्टरेट स्टेन। HP बॉडीज का स्टेन है फ्लॉक्सीन टार्टरेट स्टेन, एंड इससे आपने पूरा डर्मेटोलॉजी का मोलस्कम पढ़ लिया। ये थी सारी वो बॉडीज जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। अब वो कौन सी बॉडीज हैं जो न्यूक्लियस में पाई जाती हैं, उनका हमने नाम रखा है। न्यूक्लियस में दो टाइप की बॉडीज है, काउड्राई टाइप A एंड काउड्राई टाइप B, और इसके लिए आपने याद रखा हे बाप, मतलब काउड्राई टाइप
टाइप ए बॉडीज कहाँ पाई जाएंगी और काउड्राई टाइप बी बॉडीज कहाँ पाई जाएंगी? तो काउड्राई टाइप ए बॉडीज पाई जाती हैं हर्पीज और येलो फीवर में। हर्पीज ज्यादातर कहाँ होता है? लिप्स के आसपास होता है। हर्पीज लेबियालिस बोलते हैं जिसको। लिप्स के आसपास होगा तो बॉडीज का क्या नाम होगा? लाइप शुल्ट्स बॉडीज। तो हर्पीज ज्यादातर लिप्स के आसपास, तो लिप्स वाली बॉडीज, राइट। दूसरा हमें याद करना है हर्पीज के बाद वाई फॉर येलो फीवर। येलो टोरीज, LLR। येलो फीवर में टोरीज बॉडीज दिखाई देती है। अब अगला आता है काउड्राई टाइप बी। काउड्राई टाइप बी आपको दो वायरसेस में दिखाई देंगी, दैट इज गोइंग टू बी अडीनो वायरस एंड पोलियो वायरस। जल्दी से रिपीट कर लो। काउड्राई टाइप ए दिखेगा हर्पीज जिसमें लिप्स का लाइप शुल्ट्स एंड येलो फीवर जिसमें टोरीज बॉडीज। काउड्राई टाइप बी आपको दिखेगा अडीनो वायरस और पोलियो वायरस में। तो अभी तक आपने जाना कि इंक्लूजन बॉडीज या तो केवल साइटोप्लाज्म में मिलेंगी या केवल न्यूक्लियस में मिलेंगी, पर क्या ऐसे कोई वायरस है जिनमें एक ही वायरस में एक ही सेल में बॉडी साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रान्यूक्लियर? ऐसे दो वायरस हैं। सबसे पहला वाला है साइटोमेगालो वायरस और दूसरा है मीजल्स वायरस। दोनों की फोटोज आप जानते हो तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। साइटोमेगालो वायरस जिसको आप आउलाई के नाम से बहुत फेमसली जानते हो, तो आउलाई क्यों? क्योंकि इंट्रान्यूक्लियर बॉडीज हैं। और ध्यान से देखो साइटोप्लाज्म में भी कुछ कुछ गोले पड़े हैं, तो साइटोमेगालो वायरस में दोनों बॉडीज दिख रही है, इंट्रान्यूक्लियर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। दूसरा वायरस जो यही फिनोमिना शो करता है वो है मीजल्स वायरस। पैथोलॉजी में आपने एम का उल्टा करा था W, जिसमें आपने पढ़ा था कि इसमें एक जाइंट सेल पाया जाता है जिसका नाम है वॉर्डिन फिंकेल्डे जाइंट सेल, और उसमें भी न्यूक्लियस के अंदर भी डॉट मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर भी डॉट मिलेगा, मतलब ये इंट्रान्यूक्लियर प्लस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है। सो ऑल ऑफ देम आर आइदर, बट CMV एंड मीजल्स ये दोनों होते हैं। तो इससे हमने क्या खत्म करा? पूरा जनरल वायरोलॉजी हमने फिनिश कर दिया है। अब हम एक एक करके पहले DNA वायरसेस का पूरा हैप्पी निमोनिक पढ़ेंगे और उसके बाद RNA वायरसेस। जनरल वायरोलॉजी पढ़ने के बाद अब हम शुरुआत करेंगे पहली फैमिली के साथ, दैट इज DNA वायरसेस। अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि DNA वायरसेस को याद करने का जो तरीका और निमोनिक होगा वो है हैप्पी, जिसमें जो सबसे बड़ी फैमिली है हर्पीज विरिडे फैमिली, हम उसी से शुरुआत करेंगे। हर्पीज विरिडे फैमिली को पहले तो डिवाइड किया जाता है और इस ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया है HHV। 1 से लेके 8 तक आपको इन सबके नाम जानने हैं, तो एक एक करके पहले तो लिस्ट बना लेते हैं। HHV का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज ह्यूमन हर्पीज वायरस। तो अब ह्यूमन बींग्स में हमें हर्पीज वायरस की सारी इन्फेक्शंस पढ़नी है। 1 से 8 नंबर यहाँ लिखे हैं। ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 एंड 2 को आप हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के नाम से भी जानते हो, मतलब हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2। सो रिपीटिंग, ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 एंड 2, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 एंड 2 होता है। उसके बाद ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 इज नोन एज HZV, दैट इज हर्पीज जोस्टर वायरस। ठीक है। 4 एंड 5 में कोई भी हर्पीज नाम नहीं आता क्योंकि 4 एंड 5 को बोला गया है 4 इज नोन एज एप्स्टीन बार वायरस एंड 5 इज नोन एज साइटोमेगालो वायरस। तो इनमें हर्पीज नाम नहीं आता, इस वजह से ये ज्यादा पूछे जाते हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद ह्यूमन हर्पीज वायरस 6, 7, 8 का कुछ भी नाम नहीं है, इन्हें इसी नाम से जाना जाता है, दैट इज ह्यूमन हर्पीज वायरस 6, 7 एंड 8। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम ये सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन HSV1 एंड HSV2, जिसे हम HHV1 एंड HHV2 भी बोल सकते हैं। तो लेट अस मेक अ टेबल। HSV1, HSV2 अगर आप ट्रांसमिशन समझ लोगे तो यू विल मेक इट अ लॉट इजियर। सिंपल वे ऑफ लर्निंग इज HSV1 हमेशा अबव द वेस्ट काम करेगा और HSV2 बिलो द वेस्ट काम करेगा। तो एक HSV1 पढ़ के देखते हैं। तो ट्रांसमिशन ये हमारी बॉडी में किन सिक्रीशंस के थ्रू आता है? तो अबव द वेस्ट, कोई भी अगर ओरल म्यूकोजा में प्रॉब्लम है या फिर स्किन में कोई एब्रेजन है, ब्रेक है, तो उसके थ्रू HSV1 हमारी बॉडी में घुस सकता है। अगर ये वहां जाके कहीं छुपेगा तो खुद सोचो कौन से गैंग्लिया, कौन से नर्व में जाके छुपेगा? अबव द वेस्ट ट्राइजेमिनल वाले गैंग्लिया में जाके ये छुपेगा। सो दिस इज ऑल गोइंग टू बी अबव द वेस्ट। तो लीजन्स भी जो होंगे अगर आप ध्यान दो तो या तो वो फेस और ओरल कैविटी के लीजन्स होंगे जैसे ओरोफेशियल। स्किन कौन सी वाली इन्वॉल्व होगी? वो सारी स्किन जो वेस्ट के ऊपर है। और ब्रेन की जो लीजन्स है क्योंकि अबव द वेस्ट, तो एनसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस भी HSV1 से होगा।
वर्सेज HSV2 अभी हमने कहा बिलो द वेस्ट, तो बिलो द वेस्ट दो प्रकार से आ सकता है, या तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से होता है या फिर वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब हुआ मदर टू चाइल्ड, क्योंकि जब बच्चा वजाइनल कैनाल से निकल रहा है तो उस दौरान अगर उसे ट्रांसमिट हो गया, तो बिलो द वेस्ट वाली सारी चीजें हो गई HSV2। अब बिलो द वेस्ट कौन से गैंग्लिया में जाके ये रहेगा? बिलो द वेस्ट हम याद करेंगे सेक्रल गैंग्लिया में बैठेगा। और किस प्रकार के क्लिनिकल फीचर्स होंगे? तो ऑब्वियसली पेशेंट को होंगे जेनाइटल लीजन्स, एंड जितनी भी स्किन इन्वॉल्व होगी वो बिलो द वेस्ट होगी। अगर बच्चे को मदर से हुआ है तो वो हो जाएगा नियोनेटल हर्पीज। अब इस सब में थोड़ा सा डिटेल में अगर इसको और पढ़े, हमने कहा था अबव द वेस्ट HSV1 ओरोफेशियल लीजन्स कराता है। तो ये जो ओरोफेशियल लीजन्स है जो HSV1 के साथ ज्यादा होते हैं, उसमें जो सबसे कॉमन साइट है वो एक्चुअली बक्कल म्यूकोजा है। तो पूरा माउथ के अंदर बक्कल म्यूकोजा में सबसे ज्यादा चांस। उसमें से जो सबसे पहला लीजन होने का चांस होता है दैट इज गम्स इन्वॉल्वमेंट। गम्स की इन्वॉल्वमेंट को बोलते हैं जिंजिवोस्टोमेटाइटिस। तो ये प्राइमरी लीजन है। बट अगर किसी को बार बार हर्पीज हो रहा है, रेकरेंट लीजन्स हो रहे हैं, तो रेकरेंट लीजन्स में सबसे ज्यादा कॉमन साइट जो होती है वो लिप्स के आसपास हर्पीज लेबियालिस। तो ये तो हमारे ओरोफेशियल वाली चीजें थी। अब हम आते हैं CNS। CNS भी अबव द वेस्ट है। ब्रेन ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों का अबव द वेस्ट ही होता है, तो HSV1 की तरफ से ही ये ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखी जाएगी। तो अगर आपसे पूछा गया एंसेफेलाइटिस ज्यादा कौन कराता है, तो HSV1 कराता है। कॉमन कौन सा लोब है जो इन्वॉल्व होता है? सो दिस इज गोइंग टू बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोस्ट कॉमनली द टेम्पोरल लोब। एंड इसके अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको एज अ वन लाइनर एक टाइम पे आता था। अब वन लाइनर्स इतने कॉमन नहीं है, बट अगर अक्यूट स्पोरैडिक वायरल एंसेफेलाइटिस का कॉज पूछा जाए, वायरल एंसेफेलाइटिस में स्पोरैडिक मोस्ट कॉमन पूछा जाए, तो दैट इज गोइंग टू बी HSV1। तो अब अगर एंसेफेलाइटिस ब्रेन HSV1 करा रहा है, तो मेनिंजाइटिस भी कौन कराएगा? वो भी ज्यादातर HSV1 ही कराएगा। तो ये तो हो गया, बट एक एक्सेप्शन हो सकती है। यस, देयर इज एन एक्सेप्शन कॉल्ड मोलारेट्स मेनिंजाइटिस। मोलारेट्स मेनिंजाइटिस HSV2 ज्यादा कराता है 1 के मुकाबले। और मोलारेट में बहुत सारे एल आ रहे हैं, और मोलारेट, तो अब इसे याद करोगे, ये है रेकरेंट, और एल क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी रेकरेंट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस। तो प्लीज याद रखना, सारे ब्रेन की चीजें HSV1 ज्यादा कराता है, बट मोलारेट मेनिंजाइटिस जो रेकरेंट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस है वो HSV2 ज्यादा कराता है। तो ये तो हम पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट क्या हमारे में एज डॉक्टर्स ऑल्सो हर्पीज इन्फेक्शन हो सकता है? यस, द स्पेशल टाइप ऑफ हर्पीज जो होते हैं उसमें एक आता है हर्पेटिक विटलो। हर्पेटिक विटलो, W वर्कर्स, ये हेल्थ केयर वर्कर्स में देखा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक डॉक्टर है, उसकी उंगली पे हर्पीज का लीजन हो गया है। तो किस प्रकार के डॉक्टर्स में ये ज्यादा पाया जाता होगा? डेंटिस्ट, क्योंकि डेंटिस्ट ही हैं जो ज्यादातर हर्पीज के लीजन, अभी हमने पढ़ा माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर होता है। तो ओरल कैविटी में सबसे ज्यादा जो इलाज डॉक्टर करता है वो डेंटिस्ट ही होता है। अगर बाय चांस ग्लव में कोई टेयर हो गया या गलती से उसका जो हाथ है वो पेशेंट के लीजन से कांटेक्ट में आ गया, तो डेंटिस्ट को ये लीजन होने के चांसेस होंगे। तो याद रखना, हर्पेटिक विटलो वर्कर्स में पाया जाता है। एक और हर्पीज है जिसका नाम है हर्पीज ग्लैडिएटोरम, जो ग्लैडिएटर की तरह साउंड कर रहा है, रेसलर की तरह। तो जो रेसलर्स होते हैं उनमें जो हर्पीज देखा जाता है वो ग्लैडिएटर वाला ग्लैडिएटोरम है, क्योंकि रेसलर्स एक दूसरे को, जो भी रेसलर्स के दाव पेच होते हैं वो एक दूसरे को हैंड टू हैंड या बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट से होते हैं, तो उसकी वजह से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से हर्पीज फैल सकता है। इसके अलावा दो और चीजें हैं जो हर्पीज लीजन्स हो सकती हैं, जिसे हर्पीज के लीजन्स में माना जाता है, इसको नोन एज एक्जिमा हर्पेटिकम एंड एरिथमा मल्टीफॉर्मी। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैडिएटोरम और विटलो ही है, विटलो वर्कर्स में, ग्लैडिएटर रेसलर्स में। अब हम चलते हैं, ये सब हम जो ज्यादातर बात कर रहे हैं वो अभी तक HSV1 की कर रहे हैं। हमने जाना था कि HSV2 क्या कराता है? जेनाइटल लीजन्स। तो किस प्रकार के जेनाइटल लीजन्स कराता है? क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे जेनाइटल अल्सर्स पढ़े हैं, बैक्टीरिया में भी, तो अब हम वायरस में भी जेनाइटल अल्सर पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम पढ़ते आए थे कि जेनाइटल अल्सर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पेनफुल और एक होता है पेनलेस। पेनफुल में अभी तक की क्या कहानी है जो आपको याद है? जो बैक्टीरिया था जो पेनफुल कराता था वॉज हीमोफिलस ड्यूक्री। अगर आपको याद है, क्राई, पेशेंट रोता था, दर्द इतनी ज्यादा होती थी कि वो रो रहा था दर्द से, और इसके लीजन को बोला गया था क्राई से क्रॉइड, शैंक्रोइड बोला गया था। तो ये तो बैक्टीरिया था। यही अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वायरस पेनफुल जेनाइटल अल्सर करा सकता है, तो अब आती है कहानी HSV2, ये पेनफुल जेनाइटल लीजन्स कराता है। तो पेनफुल में दो हो गए, क्राई और HSV2। अब आते हैं पेनलेस। जब पेनलेस अल्सर की बात आती है तो ध्यान से देखना, वो अल्सर के साथ आपको हमेशा हिस्ट्री में
किस प्रकार का लिम्फ नोड। तो अगर किसी के स्क्रोटम या पिनाइल एरिया में अल्सर बना तो उसके साथ वो आपको इंग्वाइनल लिम्फ नोड कैसा बना है वो भी बताएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सिफिलिस में, एलजीवी में और डोनोवेनोसिस में, इनमें अल्सर तो पेनलेस ही बनता है, बट लिम्फ नोड का क्या स्टेटस है। तो प्लीज रिमेंबर सिफिलिस को हम याद कैसे करते हैं, हम इसे बोलते हैं सिफिलेस। सिफिलेस बोलने का मतलब ये हुआ कि अल्सर किस तरीके का होगा। अल्सर तो मैम सभी का पेनलेस है, तो अल्सर भी पेनलेस है और लिम्फ नोड भी कैसा है, वो भी पेनलेस है। तो सब कुछ जब पेनलेस लेस होगा तो सिफिलेस हो जाएगा। लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम में अल्सर तो मैम सभी का पेनलेस है, बट लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम में, एलजीवी में, जो लिम्फ नोड है वो पेनफुल होगा। एल फॉर एल, लिम्फ नोड पेनफुल होगा। डोनोवेनोसिस कौन कराता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डोनोवेनोसिस इज कॉज्ड बाय क्लेब्सिएला ग्रैन्युलोमैटिस। अल्सर किसका होता है, अल्सर तो मैम सभी का आपने कहा पेनलेस ही होगा और इसमें ज्यादातर लिम्फ नोड पाया ही नहीं जाता, पाया भी जाएगा तो पेनलेस ही होगा, पेनफुल नहीं होगा। सो प्लीज रिमेंबर अल्सर पेनफुल है तो दो चीजें, ड्यूक्री और HSV2। अल्सर पेनलेस है तो सिफिलेस जिसमें सभी कुछ पेनलेस है, एलजीवी जिसमें अल्सर तो पेनलेस है बट जो लिम्फ नोड है वो पेनफुल है, और डोनोवेनोसिस जिसमें केवल अल्सर होता है और पेनलेस होता है। फाइनली अब हम वापस आए, हर्पीज हमने पढ़ लिया। इसकी लैब डायग्नोसिस बनाने के लिए मरीज से कौन सा सैंपल लिया जाता है, ज़ैंक स्मीयर लिया जाता है। और ये शायद हम जानते हैं कि हर्पीज में कौन सी बॉडीज दिखती हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि हर्पीज लिप्स के आसपास ज्यादा होता है, तो इसमें जो बॉडीज देखी जाती हैं उनका नाम रखा गया है लाइपशुल्ट्ज बॉडीज। अब और क्या दिख सकता है, एक तो ये चीज दिखती है अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। दूसरा माइक्रोस्कोपी में, ये मैंने आपको पैथोलॉजी में भी बताया है कि चाहे HSV1 की बात हो या 2 की बात हो, किसी भी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की बात हो, तो आपको 3 M's दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये फोटो हमने पैप स्मीयर में भी देखी है। सेल्स में क्या होगा, सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएशन होगा, वो न्यूक्लियाई आपस में जुड़े हुए होंगे, दैट इज मोल्डिंग, और उन न्यूक्लियाई में देखने को मिलेगा मार्जिनेशन। सो प्लीज रिमेंबर कि लैब डायग्नोसिस में आपको जब 3M दिखने लग जाए तो हर्पीज का सोचना, लिप्शुल्ट्ज बॉडीज दिखे तो हर्पीज का सोचना। फाइनली ट्रीटमेंट आई थिंक सबको पता है कि ड्रग ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी एसाइक्लोविर फॉर ऑल द हर्पीज, एंड अगर रेजिस्टेंस होगी तो आजकल एक ड्रग है दैट इज फॉस्कारनेट, इज बीइंग गिवन फॉर एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट केसेस। अब हमने क्या पढ़ लिया, HHV1 और 2 मतलब HSV1 और 2 पढ़ लिया। अब हम चलते हैं HHV3 की तरफ, ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, जिसका नाम है हर्पीज जोस्टर वायरस। हर्पीज जोस्टर वायरस को यदि वैरिसेला जोस्टर वायरस लिखा जाए, जब तक जोस्टर शब्द आ रहा है तब तक सेम चीज, हर्पीज जोस्टर, वैरिसेला जोस्टर। बच्चों में क्या कराता है, बच्चों में ये कराता है चिकन पॉक्स। सो फर्स्टली अब देखो वायरस तो वही है पर एज के हिसाब से आंसर करना, बच्चों में कराएगा चिकन पॉक्स और अडल्ट्स में यही वायरस, तभी इसका नाम आपने जोस्टर बनाया क्योंकि अडल्ट्स में ये हर्पीज जोस्टर या शिंगल्स कराता है। तो एक एक करके पढ़ लें, पहले हम चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ते हैं जो बच्चों में पाया जाता है। तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे वो मे INI CET में पूछा गया था, एंड दैट इज रफली 2 to 3 वीक्स। 2 to 3 वीक्स मतलब अगर बोले 14 से 21 दिन तो सेम चीज हो गई, 14 days to 21 days का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद जो फीवर एंड ऑल है वो तो ठीक है, वो तो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि रैश किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि चिकन पॉक्स की रैश कैसी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ओस की बूंद है, तो दैट इज वन ड्यू ड्रॉप, इसे सबसे पहले बोला जाएगा ड्यू ड्रॉप। और अगर आप देखो कि वो जो पानी की या ओस की बूंद है उसके नीचे जो स्किन है वो लाल रंग की हो गई है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां होती है, तो इसे बोला जाता है ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल अपीयरेंस। दिस इज द क्लासिकल चिकन पॉक्स रैश। अब प्लीज रिमेंबर कि चिकन पॉक्स की जो रैश है वो पूरे बॉडी में बायलैटरली डिफ्यूज पाई जाती है, पर सबसे पहले कहाँ पाई जाती है, सेंट्रीपीटल, CP में, मतलब चिकन पॉक्स CP में जो रैश होती है वो CP शुरुआत होती है सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल मतलब बॉडी के सेंटर में, यानी कि यहाँ पर ट्रंक पे शुरू होती हुई मिलेगी आपको। उसके बाद जब वो धीरे धीरे स्प्रेड होती है तो वो स्प्रेड होती है बाहर की तरफ, तो जो स्प्रेड है उसका दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। और ये एक साथ सारी रैश नहीं आती, वो धीरे धीरे क्रॉप्स में आती है, एक जगह एक तरफ क्रॉप बढ़ेगा रैश का, फिर चला जाएगा, फिर दूसरी जगह शुरू होगा। तो याद रखना CP में अगर पूछा जाए शुरुआत कहाँ होती है तो CP सेंट्रीपीटल, और फैलता कहाँ है, फैलता है सेंट्रीफ्यूगल, और फैलता कौन से सर्फेसिस पे है, फ्लेक्सर। तो ये वर्ड्स याद रख लो, CP में CP सेंट्रीपीटल शुरू होगा, फैलेगा कहाँ, फैलेगा फ्यूगल, फैलेगा कहाँ, फैलेगा फ्लेक्सर, दैट इज हाउ
यू आर गोइंग टू लर्न इट। तो ये थे हमारे सारे चिकन पॉक्स, जो यूजुअल चिकन पॉक्स। और आई होप यू रिमेंबर कि एक जमाने में 1980 में जो डिजीज इरेडिकेट हुई थी वो थी स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स बिल्कुल चिकन पॉक्स का विपरीत माना जाता था। मतलब अगर चिकन पॉक्स में शुरुआत सेंट्रीपीटल और फैलना सेंट्रीफ्यूगल है, तो इसमें उल्टा कर दो, शुरुआत अगर सेंट्रीफ्यूगल हो और वो फैले सेंट्रीपीटल, मतलब बाहर से शुरू होकर अंदर की तरफ आए, तो इसे हम बोलेंगे स्मॉल पॉक्स। यानी कि अब तो केसेस देखे नहीं जाते, बट जब देखे जाते थे तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को ऐसे डिफरेंशिएट करते थे। अब चिकन पॉक्स में कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि है तो चिकन पॉक्स क्या, चिकन पॉक्स एक वायरस है, जोस्टर वायरस। उस वायरस के ऊपर किसी को स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। पर स्किन से अगर बाहर चले और एक्स्ट्रा क्यूटेनियस कॉम्प्लिकेशन पूछी जाए तो ब्रेन की मानी जाती है, और ब्रेन में सेरेबेलर एटेक्सिया इज द मोस्ट कॉमन अदर देन स्किन, एक्स्ट्रा क्यूटेनियस। बट सबसे डेंजरस तब होता है जब एक प्रेग्नेंट फीमेल को निमोनिया हो जाए। प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स एनीवे डेंजरस है, उसमें ऊपर से वारिसेला निमोनिया हो जाए, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, तो वो सबसे डेंजरस। रिपीटिंग, सबसे कॉमन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सबसे कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस है अपना ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, एंड सबसे डेंजरस है वारिसेला निमोनिया। कब? स्पेशली प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में मतलब मदर को तो दिक्कत दे ही रहा है, क्या ये मदर से चाइल्ड में भी जा सकता है? बिल्कुल, चिकन पॉक्स मदर से चाइल्ड में भी जा सकता है, और अगर बच्चे में चला गया तो उसे बोला जाएगा फीटल कॉन्जेनिटल वैरिसेला सिंड्रोम। वैरिसेला सिंड्रोम मतलब मदर टू चाइल्ड गया, ये तो मुझे फीटल कॉन्जेनिटल से समझ आ गया। वैरिसेला सिंड्रोम का बच्चा ऐसा दिखता है, तो इसे याद क्या करोगे? वैरी मतलब वेरी, सिंड्रोम मतलब स्मॉल, बहुत सब कुछ बहुत छोटा छोटा होगा। वैरिसेला सिंड्रोम में वेरी स्मॉल होगा, मतलब सबसे पहले जो बच्चे का सर का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, माइक्रोसेफेली। सर का साइज है मतलब अंदर आप ब्रेन देखोगे, ब्रेन में देखोगे कि कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो गई, तो ब्रेन का साइज छोटा हो गया। अगर आप इसकी टांगे देखो, एक टांग यहाँ नॉर्मल दिख रही है, एक यहाँ हाइपोप्लास्टिक दिख रही है, तो लिम्ब का साइज भी छोटा हो गया, लिम्ब हाइपोप्लेजिया। और यदि आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके इस बच्चे की स्किन देखने की कोशिश करो, तो ऐसी स्किन ज्यादातर बर्न्स के पेशेंट्स में दिखाई देती है जिसमें स्कार बना होता है। तो स्कार वाली स्किन जो है उसे बोला जाता है सिकाट्रिशियल स्किन रीजन, मतलब स्किन ऐसे सिकुड़ती हुई दिखाई देगी आपको, जैसे कोई बर्न्स का स्कार बना हो। तो सब कुछ छोटा हो रहा है, साइज ऑफ द हेड, साइज ऑफ द ब्रेन, साइज ऑफ द लिम्ब, स्किन, सब कुछ छोटा हो गया, वेरी स्मॉल, वैरिसेला सिंड्रोम में दिखेगा। तो ये सब बच्चों की चीज थी। अभी हमने पढ़ा था यही हर्पीज जोस्टर वायरस अगर बड़ों में काम करेगा तो वैरिसेला जोस्टर क्या करेगा? हर्पीज जोस्टर। यही हर्पीज जोस्टर बड़ों में शिंगल्स नाम से कहलाया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि एक तो आप सब जानते हो ज्यादातर लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स हो रखा होता है, और चिकन पॉक्स की कोई ऐसी दवाई नहीं होती, वो अपने आप 2 हफ्तों में ठीक हो जाता है। तो यदि आपको चिकन पॉक्स हो रखा है तो आप तो लाइफ लॉन्ग इम्यून हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपको जीवन भर कोई और दिक्कत हो नहीं सकती। कई बार क्या होता है कि बचपन में जब हमें चिकन पॉक्स होता है तो हम सिम्टम वाइज हमारी रैश ठीक हो जाती है, फीवर ठीक हो जाता है, पर हमें पता भी नहीं होता कि वायरस कहीं जाके किसी गैंग्लियन में बैठ गया है, कहीं जाके सो गया है, और वो कई साल सोया रहता है, और फिर वो कभी बाद में हमारी लाइफ में जाके रीएक्टिवेट होगा, और रीएक्टिवेशन होने पे शिंगल्स कराएगा। तो ये रीएक्टिवेशन कब कब होती है? तब होगी या तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कम चली गई, आप फास्टिंग पे थे बहुत लंबे समय तक, या किसी भी रीजन से इम्यूनिटी कम हुई तो ये सोता हुआ वायरस एकदम से जाग गया। या फिर ज्यादातर लोग ओल्ड एज में तो एनीवे थोड़ी इम्यूनिटी कम हो ही जाती है, तो 55-60 के बाद उम्र में भी ये देखा जाता है। तो ठीक है, अब इसमें जो रैश होगी, मानो कोई 55 साल के अंकल है, उनको ये रैश हुई है, तो अब ये जो रैश होगी अगर आप ध्यान से देखो, ये बॉडी में एक तरफ पाई जाएगी। मतलब ये जो रैश का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज क्लासिकली गोइंग टू बी यूनिलैटरल एंड सेगमेंटल। यूनिलैटरल मतलब हमेशा अगर फेस पर हो रही है तो एक तरफ होगी, माथे पर, अगर पीठ पर हो रही है तो एक तरफ होगी, बटक्स पे होगी तो एक तरफ होगी, और साथ में ये डर्माटोमल है, कोई ना कोई एक डर्माटोम को इन्वॉल्व करती है। सबसे कॉमन D3 to L2 डर्माटोम होता है जिसे ये इन्वॉल्व करेगी। सो प्लीज रिमेंबर, अगर आपको यूनिलैटरल सेगमेंटल रैश मिल रही है, जरूर सोचना। और ज्यादातर मरीज उस रैश में, रैश है तो देखो इचिंग तो सारी रैश में होती है, बट ज्यादातर मरीज आपको दर्द की भी शिकायत देगा, पेनफुल रैश होगी। एक और फोटो देखते हैं, ये तो आमतौर पे पीठ पर या किसी डर्माटोम पे दिखेगी, बट ज्यादातर लोगों को जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो हो सकता है उनकी यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहले ध्यान से देखो तो एक ही तरफ हो रही है माथे पर, और सिर्फ केवल माथे पर नहीं, आंखों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो हो सकती है जोस्टर ऑफ थैल्मिकस। ठीक है, तो ये तो रैश के ऊपर हो गया। कई लोग
लोग होते हैं उनका जो हर्पीज होता है वो ठीक हो जाता है और वो कुछ समय बाद आपके पास आते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको यहाँ पे हर्पीज हुआ था, उनको आपने ड्रग दिया एसाइक्लोवीर, घर भेज दिया, वो ठीक हो गए। उसके बाद वो कुछ समय बाद आके कहेंगे कि यहाँ पर हमेशा एक दर्द रहता है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। असल में ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन मानी जाती है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। जहां पर रैश हुआ था वहां पे मरीज न्यूरैल्जिया, नर्व पेन, आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, इसके लिए इस नर्व पेन के लिए गाबापेंटिन भी दिया जाता है जो ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन है, एक कॉम्प्लिकेशन तो हमने पढ़ ली पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, दूसरा हमने पढ़ लिया आई का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो जोस्टर ऑफ्थैल्मिकस। तीसरा इन्वॉल्वमेंट जो आपने किसी सेलिब्रिटी में भी देखा होगा, एक सिंगर है जिनमें देखा होगा, रैमसे हंट सिंड्रोम। रैमसे हंट सिंड्रोम क्या होता है कि ये जो वायरस है वो कहाँ जाके सो रहा था, वो जेनिक्यूलेट गैंग्लियन में सो रहा था। मतलब अब जब वो जागेगा, जेनिक्यूलेट गैंग्लियन अपनी क्रेनियल नर्व 7 फेशियल नर्व के पास पाया जाता है, तो आप ये कहोगे कि वो वहां सो रहा था, अगर जागेगा तो फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा। तो रैमसे हंट सिंड्रोम में क्या होता है, सबसे पहले होती है फेशियल नर्व पैल्सी। हम सब जानते हैं फेशियल नर्व पैल्सी में मुंह एक तरफ ज्यादा डिविएट हो जाता है, तो आप ऐसा मान के चलो कि एक तरफ डिविएट हो गया। दूसरा, ईयर्स इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटिस, वेसिकल्स दिखेंगे वहां बने हुए, ऐसे दाने दाने दिखेंगे, साथ में पेशेंट को ईयर पेन होगा। एंड फाइनली एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में पेशेंट को टेस्ट सेंसेशन चला जाएगा। सो रिमेंबर, एक तरफ फेस का डिविएशन, टेस्ट सेंसेशन चला गया, ईयर इन्वॉल्वमेंट, इसे बोला जाता है रैमसे हंट सिंड्रोम। ये जेनिक्यूलेट गैंग्लियन की वजह से होता है। ड्रग ऑफ चॉइस तो वही एसाइक्लोवीर है, पर सारे ड्रग ऑफ चॉइसेस जो वायरसेस के हैं वो मैं अंत में आपको एक फ्लैश कार्ड जरूर बना के दूंगी। तो अब हमारा HHV3 भी हो गया। अब हम आते हैं HHV4 की तरफ, जिसका नाम मैंने आपको बोला था इस एप्स्टीन बार वायरस। काफी हद तक आप ये पैथोलॉजी में पढ़ चुके हो, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब भी एप्स्टीन बार वायरस आता है हमारे शरीर में, तो वो कौन से सेल में जाके जुड़ता है, वो जुड़ता है बी सेल। एप्स्टीन बार वायरस हमेशा बी सेल में जाके जुड़ेगा और बी सेल में एंट्री लेने के लिए वो कौन से रिसेप्टर का सहारा लेता है, CD21CR2 रिसेप्टर। वेरी फेमस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, कौन से सेल में जाता है, बी सेल। कौन से रिसेप्टर के द्वारा जाता है, CD21CR2। बी सेल में जाने के बाद एप्स्टीन बार वायरस अपने कौन कौन से वो ब्रह्मास्त्र निकालता है, कौन कौन से जीन्स निकालता है जिसकी वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप याद रखोगे 1 to 10। 1 to 10 मतलब सबसे पहला जीन है LMP1, दूसरा है एबना 2 और तीसरा है इंटरल्यूकिन 10। अब प्लीज याद रखना, इंटरल्यूकिन 10 ये वो नहीं है जो हम बनाते हैं, ये इंटरल्यूकिन 10 वायरस अपने साथ लेके आए, ये वायरल इंटरल्यूकिन 10 है। तो 1 to 10 क्या है, LMP1, एबना 2 एंड इंटरल्यूकिन 10। इंटरल्यूकिन 10 के बारे में इतना तो हम जानते हैं कि हम पैथोलॉजी में पढ़ते थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब इंटरल्यूकिन 10 एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है। तो देखो ना, एप्स्टीन बार वायरस है सो स्मार्ट, वो अपना इंटरल्यूकिन 10 लेके आया कि जैसे ही बॉडी में जाएंगे और ये लोग मेरे लिए इन्फ्लेमेशन बनाएंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगे, तो मैं पहले से ही इंटरल्यूकिन 10 लेके चलता हूँ, मैं जाते ही इन्फ्लेमेशन दबा दूंगा तो ये मुझे मार नहीं पाएंगे। ठीक है, एबना 2 क्या करता है, अब EBV को पता है कि आगे जाके कैंसर कराना है, कैंसर कराना है तो इन लोगों के जीन्स के साथ गड़बड़ करनी पड़ेगी, ह्यूमन बीइंग के जीन को खराब करूंगा तो कैंसर करा पाऊंगा। तो ये किसे एक्टिवेट करता है, दैट इज एन INI-CET क्वेश्चन। इट एक्टिवेट्स SRC प्रोटो ऑन्कोजीन, ये SRC प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करता है एंड दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, तो 1 to 10 हमने यहाँ पढ़ लिया, बट डिजीज कौन कौन सी होती है, तो डिजीज पूछोगे एप्स्टीन बार वायरस की, वो होती है IM, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज किसिंग डिजीज। किसिंग डिजीज बोलने का सिर्फ मायने इतना है कि जब भी कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में होगा तो दो लोगों के बीच में ये डिजीज फैल सकती है। तो केवल किसिंग के थ्रू नहीं, बट अगर स्कूल में एक बच्चे को है और बच्चे साथ में खेल रहे हैं या साथ में खाना खा रहे हैं, तो वो 10 बच्चों में आगे भी फैल सकती है। किसी भी प्रकार के क्लोज कॉन्टैक्ट में डिजीज फैलेगी। उसके अलावा इसको एक और नाम दिया गया है ग्लैंड्यूलर फीवर, एंड एक्चुअली ये वो नाम है जिससे आप एग्जाम में पहचान पाओगे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि फीवर का अर्थ तो आप जानते हो, ग्लैंड्यूलर का मतलब होता है कि मरीज के जो सलाइवरी ग्लैंड होंगे या फिर जो लिम्फ नोड होंगे या फिर जो लिवर और स्प्लीन होंगे, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, सब कुछ बड़ा होगा। सलाइवरी ग्लैंड बड़े होंगे, लिम्फ नोड बड़े होंगे, लिवर और स्प्लीन बड़े होंगे, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होगा, तो सारे ग्लैंड्स
बढ़े हुए मिलेंगे और फीवर। एंड लिम्फ नोड जब हम कहते हैं तो याद रखना टॉन्सिल भी लिम्फ नोड या लिम्फेटिक चैनल या लिम्फेटिक ऑर्गन ही माना जाता है, तो टॉन्सिल्स भी बढ़े हुए मिलेंगे। तो एक ऐसा बच्चा जिसको फीवर हो, स्कूल जाता हुआ बच्चा होगा, उसे फीवर होगा, साथ में उसके सारे ग्लैंड और टॉन्सिल और लिवर स्प्लीन बढ़े हुए मिलेंगे, आप ईबीवी के बारे में सोचोगे ही सोचोगे। तो ऐसे बच्चे के लिए आप सबसे पहले क्या कराना चाहोगे, आप कहोगे चलो इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में आपने देखा कि इस प्रकार के कुछ सेल्स दिखाई दिए, इन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज, सिर्फ सिंपल लिम्फोसाइट नहीं मैम, ये कुछ लिम्फोसाइट बाहर से ऐसा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। एटिपिकल लिम्फोसाइट या डाउनी सेल, कैसे पहचानते हो एटिपिकल लिम्फोसाइट या डाउनी सेल? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में अभी आपने कहा इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा दिखता है, जैसे जो बैले डांसर्स होते हैं अगर आप उनकी स्कर्ट देखो, बिल्कुल वैसा ये फ्लेयर वाला अपीयरेंस है, बैलरीना स्कर्ट अपीयरेंस, बैलरीना स्कर्ट अपीयरेंस दिखाई देता है डाउनी सेल्स द्वारा। तो ये होते क्या है, ये एटिपिकल लिम्फोसाइट कौन से हैं मैम? CD4 है, CD8 है, ये है CD8T लिम्फोसाइट्स। ऐसा क्यों हुआ? आपने तो मैम कहा था कि एप्स्टीन बार वायरस जब हमारे शरीर में आता है तो बी लिम्फोसाइट के अंदर जाता है, तो जब बी लिम्फोसाइट के अंदर जा रहा था तो डाउनी सेल भी बी को बनाना चाहिए था, नहीं, बी सेल तो बेचारा वैसे ही पीड़ित है क्योंकि उसके अंदर ईबीवी आके बैठ गया है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपने भाई को बुला रहा है कि आओ मेरी मदद करो, तो वो CD8 को फोन मिलाता है कि आओ प्लीज मुझे आके बचाओ क्योंकि मेरे अंदर ईबीवी बैठा हुआ है। तो बी सेल तो वैसे ही पीड़ित है, वो और कुछ नहीं करेगा। CD8 ऐसे सुपर हीरो की तरह अपना केप फैलाता हुआ, अपना बैलरीना स्कर्ट के साथ उड़ता हुआ आएगा और बी सेल को बचाने की कोशिश करेगा, तो इसे बोला जाता है डाउनी सेल। पहला तो आपने ब्लड सैंपल पे ये वाला सेल देख लिया। दूसरा, ब्लड सैंपल के माइक्रोस्कोपी के बाद आपने उसी ब्लड सैंपल पे एंटीबॉडी ढूंढने की कोशिश करी। ईबीवी की एंटीबॉडी को बोला जाता है हेट्रोफाइल एंटीबॉडी। हेट्रोफाइल एंटीबॉडी के दो टेस्ट होते हैं, एक होता है पॉल बनेल टेस्ट। रिमेंबर पॉल बनेल टेस्ट पुराने जमाने में किया जाता था, आजकल इसका एक नया वेरिएशन आ चुका है जिसका नाम है मोनोस्पॉट टेस्ट। तो यदि क्वेश्चन में लिखा हो कि मरीज का, बच्चे का मोनोस्पॉट टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपको इतनी जानकारी रखनी है कि वो ईबीवी को दर्शाना चाहते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, ये टेस्ट तो हम कर रहे हैं पर ये ज्यादा स्पेसिफिक मानी नहीं जाती। अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं, तो वो 3 है। एक तो जो अपना याद है LMP एबना, तो एक एबना के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। अर्ली डायग्नोसिस के लिए अर्ली एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी और वायरल कैप्सिड एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। तो ये जो 3 एंटीबॉडीज हैं ये केवल और केवल ईबीवी के लिए ही स्पेसिफिक हैं, एबना, अर्ली एंटीजन एंड वायरल कैप्सिड एंटीजन। बट ठीक है, ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी पूछा तो ये सब ठीक है, बट सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट पूछ लिया, केवल एंटीबॉडी नहीं, सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट, तो वो तो हमेशा जेनेटिक्स होता है ना। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट, अगर न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग बोल दिया उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। तो याद रखना, सबसे पहले तो आपने ब्लड सैंपल पे वो डाउनी वाले सेल देखे, फिर हेट्रोफाइल का आजकल का मोनोस्पॉट और पॉल बनेल देखा, फिर स्पेसिफिक एंटीबॉडी देखी और न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग करा। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस तो आपने पढ़ लिया, बट इसके अलावा मरीज को और क्या क्या हो सकता है? प्लीज रिमेंबर, इन पेशेंट्स में कुछ और भी चीजें देखी जाती हैं। INI-CET स्टूडेंट्स के लिए याद रखना दैट ईबीवी एक और चीज कराता है, दैट इज डंकन सिंड्रोम। एंड डंकन सिंड्रोम का मतलब होता है कि ये एक, अब याद रखो ना, ईबीवी बी सेल्स में जा रहा है, मतलब वो बी लिम्फोसाइट्स में जा रहा है, उन्हें बचाने के लिए भी डाउनी सेल्स भी लिम्फोसाइट्स है, तो लिम्फोसाइट्स का बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो डंकन सिंड्रोम क्या है? लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। इसके अलावा ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया भी ईबीवी द्वारा ही होता है, जिसके बारे में आप ENT में पढ़ते हो। तो यहाँ तक तो ठीक था, बट क्या ईबीवी कैंसर करा सकता है? दैट इज माय नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ठीक है, अदर कंडीशंस ठीक है, बट क्या ये कैंसर या मैलिग्नेंसी कराता है? बिल्कुल। कौन कौन सी मैलिग्नेंसी कराता है? तीनों प्रकार की, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा। तो एक टेबल बना लेते हैं, कौन कौन सी मैलिग्नेंसी, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा। कार्सिनोमा में सबसे कॉमन कार्सिनोमा जो होता है दैट इज अ स्टमक कैंसर नोन एज गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा। स्टमक कैंसर, गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा। इसके बाद जो दूसरा कैंसर है दैट इज NPC, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। प्लीज रिमेंबर, कुछ साल पहले तक NPC सबसे कॉमन कैंसर माना जाता था HHV4 या EBV के साथ, अब NPC दूसरे नंबर पे चला गया। अब सबसे कॉमन कैंसर जो है वो गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा है। कार्सिनोमा के बाद लिम्फोमा, ये दोनों प्रकार के लिम्फोमा कराता है, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में कौन कौन से? एक तो बर्किट्स लिम्फोमा कराता है, एक डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा कराता है और एक पोस्ट ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट लिम्फोमा कराता है। लिस्ट बहुत लंबी है, पर ये वो मेन है जो लिम्फोमास में आपको जानना है। INI-CT स्टूडेंट्स के लिए प्लीज याद रखना, सार्कोमा भी ये करा सकता है, एंड वो स्मूथ मसल का सार्कोमा होता है, दैट इज लियोमायोसार्कोमा। तो कार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा, ये तीनों प्रकार के कैंसर करा सकता है, एंड दैट इज द डिटेल अबाउट EBV। EBV से आगे चलते हैं। अब नाउ लेट अस गो टू HHV5। HHV5 का नाम था साइटोमेगालो वायरस। साइटोमेगालो के मेगालो शब्द से मुझे समझ आया कि ये पूरा हर्पीज फैमिली का सबसे बड़ा वाला मेंबर होगा। देखो, ये सिर्फ हर्पीज वायरस का सबसे लार्जेस्ट वायरस है। लार्जेस्ट वायरस अभी भी वही है। पॉक्स वायरस जो हमारा 300 नैनोमीटर का था वो अभी चेंज नहीं हुआ। वो ओवरऑल पूछा तो अभी भी पॉक्स वायरस है, बट हर्पीज में सबसे बड़ा मेंबर पूछा तो साइटोमेगालो वायरस, जो केवल हम में पाया जाता है, मतलब मैन इज दी ओनली रिजर्वोयर। और हमारे तक ये आता कैसे है? तो ज्यादातर तो ये कोई ना कोई सिक्रीशन से आता है, ओरल सिक्रीशन, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, या किसी भी प्रकार की बॉडी सिक्रीशन। पर आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो हम टॉर्च इन्फेक्शंस पढ़ते हैं कि मदर से चाइल्ड में क्या साइटोमेगालो वायरस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मतलब ट्रांसप्लेसेंटल और सेक्सुअल रूट से भी आ सकता है, पर ज्यादातर ये सिक्रीशन से आता है। तो चलो ऐसा मान लो कि जब ये हमारी बॉडी में आ गया, तो हमारी बॉडी में आने के बाद एक जगह है जहाँ पे ये बहुत काम करेगा और एक जगह है जहाँ पे ये रेस्ट करेगा। सो हर वायरस इंसान की तरह अपना ऑफिस जाता है और घर पे आके सो जाता है। तो सबसे ज्यादा काम कौन करता है? काम करना मतलब मैम डिवाइड करना, 1 से 2, 2 से 4 बनाना, सबसे ज्यादा काम SRK। बट SRK को जब सोना होता है तो वो कहाँ जाता है? उसके घर का क्या नाम है? SRK जाता है मैम मन्नत सोने के लिए। कैसे याद करेंगे? काम कर रहा है SRK। देखो SRK का वो फेवरेट पोज, बिल्कुल मेगा वाला पोज, तो याद रखना साइटोमेगालो वायरस में मेगा वाला SRK का पोज बनाना। ये काम करता है S फॉर सलाइवरी ग्लैंड में, R फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड K फॉर किडनी। ये इन 3 जगहों पे आपको मल्टीप्लाई करता दिखेगा, सलाइवरी ग्लैंड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और किडनी। बट जब सोना होगा तो सोने के लिए SRK कहाँ जाता है? मन्नत। मन्नत मतलब मोनोसाइट। सो सोने के लिए लेटेंट कहाँ रहता है? मोनोसाइट में, बाकी जगह काम करता है। तो अब जब हम कह रहे हैं कि ये काम कर रहा है और ये इन्फेक्शन करा रहा है, तो ये इन्फेक्शन किस किस प्रकार की कराता है? सबसे पहले हमने पढ़ा था मदर टू चाइल्ड। तो मदर टू चाइल्ड मतलब ये या तो कॉन्जेनिटल कराएगा। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन में आप क्या क्या पढ़ोगे? तो उसके लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, दैट इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड इट। सो ये है कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन। और इसे कैसे याद किया मैंने एक बच्चे का फेस बनाया, उसके कान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे C लिखा, फिर टोपी बनाने के लिए ऊपर लिखा M, और फिर उसकी बॉडी बनाने के लिए लिखा V। तो हमने बच्चे के आसपास CMV लिख दिया। दोबारा लिखो, ड्रॉ करो खुद से अपने आप। रिमेंबर, यहाँ पे अपने कानों के लिए C बनाया, टोपी के लिए M बनाया और नीचे बनाया V। इससे हमें पता लगता है कि M से क्या क्या है। एक तो बच्चे में होगा मेंटल रिटार्डेशन, दूसरे सर का साइज छोटा होगा, माइक्रोसेफेली। C से क्या होगा? C से सबसे पहले तो आईज में प्रॉब्लम है, कोरियोरेटिनाइटिस। और C बनाते बनाते क्योंकि मैम कान बन गए थे, तो कानों में क्या दिक्कत है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट V। ब्रेन में जो कैल्सिफिकेशन देखी जाती है वो पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है। इट इज पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। बाकी और जगहों पे दूसरे प्रकार की कैल्सिफिकेशन दिखती है जो हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन पाई जाती है। तो ये सब तो था हमारा कॉन्जेनिटल के अंदर। तो कॉन्जेनिटल के आगे हम टिक मार्क लगाते हैं। जो पेरीनेटल है, पेरीनेटल मतलब कि डिलीवरी के टाइम बच्चे को चलेगी, तो ज्यादातर जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बच्चा अपनी इम्यूनिटी से फाइट कर देता है, तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं। जब प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा था कॉन्जेनिटली, तब दिक्कत आ रही थी। जब वजाइनल कैनाल के थ्रू डिलीवरी में जा रहा है, इतनी दिक्कत नहीं है। यदि किसी की इम्यूनिटी ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट, तो वो मरीज भी या तो एसिम्प्टोमेटिक होता है या फिर IMN दिखाता है। IMN मतलब अभी हमने पढ़ा था ना, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिंड्रोम, बिल्कुल इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जैसा। बट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस तो EBV से था मैम, उसमें तो पॉल बर्नल टेस्ट और वो सब थे। इसमें सिर्फ फीचर्स IM वाले हैं, टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे। बट यदि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, फॉर एग्जांपल अगर कोई HIV पॉजिटिव है, तो उसके अंदर आई फीचर सबसे ज्यादा देखे गए हैं, मतलब CMV, कोरियोरेटिनाइटिस काफी देखा गया है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैड टू नो अबाउट साइटोमेगालोवायरस। अब इसकी लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इंक्लूजन बॉडीज तो मुझे लगता है सबको पता ही है, द वेरी वेरी फेमस आउला इंक्लूजन। एंड अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर दोनों प्रकार की इंक्लूजन पाई जाती हैं, एक इंट्रा न्यूक्लियर भी होती है और एक
एक इंट्रा साइटोप्लाज्मिक भी होती है, याद है, इंट्रा न्यूक्लियर प्लस इंट्रा साइटोप्लाज्मिक 2 वायरसेस में पाई जाएगी, एक होगा मीजल्स और दूसरा होगा साइटोमेगैलोवायरस, ये जनरल में पढ़ चुके हैं। इंक्लूजन बॉडीज देखने के बाद हम वायरस को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, कौन सी सेल लाइन में आइसोलेट करेंगे ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन थी जो हमने पढ़ी थी, जो कौन से कैटेगरी में आती है, सेकेंडरी सेल लाइन में आती है, उसको CMV के लिए यूज किया जाता है। फिर हम स्पेसिमेन, सबसे ज्यादा अगर मरीज की डायग्नोसिस करनी है तो एक तो आप ब्लड सैंपल ले सकते हो, बट यूरिन वॉशिंग्स सबसे अच्छा सैंपल माना जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि SRK में किडनी में साइटोमेगैलोवायरस रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आप हर बार हर ऑर्गेनिज्म के लिए या तो एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हो या एंटीजन डिटेक्शन करते हो या PCR करते हो, तो इसमें केवल जो नई चीज है वो एंटीजन का नाम याद करना है। साइटोमेगैलोवायरस का जो एंटीजन है उसका नाम है PP65, बाकी एंटीजन एंटीबॉडी PCR जैसा सबके लिए कर रहे थे वैसा ही इसके लिए करोगे। एंड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे याद रखना गैनसाइक्लोवीर ज्यादा बेहतर माना जाता है, और रेजिस्टेंस होगी तो वही हमेशा की तरह फॉस्कारनेट चलेगा। साइटोमेगैलोवायरस खत्म, बट आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज है जो रेडियोलॉजी में आपको काफी हेल्प करेगी, रेडियो और पीडियाट्रिक्स में मिलाकर, कि ब्रेन में कहाँ कैल्सिफिकेशन होगी तो क्या सोचोगे। अभी हमने पढ़ा कि पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन दिखेगी तो हम साइटोमेगैलोवायरस सोचेंगे। अगर पैरेन्काइमल पूरे ब्रेन में मिलेगी तो फिर हम टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन सोचेंगे, ये मैंने आपको पैरासिटोलॉजी में बताया है। और अगर GMWM मतलब ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के जंक्शन पे दिखेगी तो वो जीका वायरस में पाई जाती है। सो प्लीज रिमेंबर, अभी हमने CMV पढ़ा, दैट इज पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स HHV678। HHV6 का तो नाम ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 है। ये कौन से सेल को जाके जुड़ेगा, तो ये जाके जुड़ता है T सेल पे। तो अगर ये HHV6 है तो ये जाके T सेल पे जुड़ेगा। T सेल के कौन से रिसेप्टर पे, CD46। T सेल पे यहाँ पे रिसेप्टर है CD46, वहां पे जाके HHV6 जुड़ेगा। HHV6 के 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक है 6A और 6B, और ये ज्यादातर कौन से रूट से आता है, ओरल सिक्रीशन से आता है। कौन सी डिजीज कराता है, 6th डिजीज। ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि अब क्या आपको सब कुछ 6 दिखाई दे रहा है। आपका वायरस का नाम है ह्यूमन हर्पीज वायरस 6, उसके बाद आपने देखा रिसेप्टर जो T सेल्स पे जाके जुड़ा है वो है 46, वेरिएंट्स है इसके 6A और 6B। फैलता कैसे है ये, ओरल सिक्रीशन मतलब सिक्रीशन, और डिजीज जो ये कराता है उसका नाम है 6th डिजीज। तो अब देख लेते हैं 6th डिजीज होती क्या है। 6th डिजीज का नाम है रोजियोला इन्फेंटम। इन्फेंटम शब्द समझ आया कि बच्चा होगा, रोजियोला तो रैश, देख लो यहाँ पे कैसी रैश बन रही है, रोज पिंक कलर की। इसे एक और नाम दिया गया है एक्सैंथम स्यूबिटम, जो कि रैश दर्शाता है। तो इसमें 3 चीजें, आप सिर्फ फोटो याद रख लो तो तीनों चीजें याद रहेंगी। पहले क्या यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चे को फीवर है, दूसरा मुझे पैलेट के ऊपर कुछ स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं जिन स्पॉट्स का नाम होता है नागायामा स्पॉट्स, और तीसरा मुझे बच्चे के यहाँ पे रैश दिखाई दे रही है। तो रिमेंबर कि पहले फीवर आएगा, उसके बाद नागायामा स्पॉट्स आएंगे, धीरे धीरे फीवर चला जाएगा। तो फीवर जब चला गया तो अब जो बच्चे के ऊपर आया वो होंगे रैश, और वो आपको दिख रहा है कि वो रोज पिंक, तभी उसका नाम रोजियोला रखा था, रोज पिंक कलर की रैश है। ठीक है, यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पर जो स्पॉट्स हो रहे हैं वो नागायामा स्पॉट्स हैं। आगे जाके आप एक वैक्सीन पढ़ोगे जिसमें स्ट्रेन यूज होता है नाकायामा स्ट्रेन, वो जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। ये था HHV6। HHV7 लगभग इसी के जैसा काम करता है तो अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा चलेंगे HHV8 की तरफ। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 हम पैथोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ये 3 चीजें कराता है। पहला हो गया कापोसी सार्कोमा, जो एक ब्लड वेसल का ट्यूमर है, तो मतलब स्किन पर लीजन्स पाए जाएंगे। तो क्या इसके 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको जानने हैं कि कापोसी सार्कोमा ज्यादातर HIV एड्स के पेशेंट्स में होता है, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो स्किन होती है, क्यूटेनियस और लोअर लिम्स में ये ज्यादा पाया जाता है। पर अगर स्किन के अलावा कोई साइट पूछी गई तो सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कापोसी सार्कोमा इज लिम्फ नोड। तो HHV8 सबसे पहले कापोसी सार्कोमा कराता है। दूसरी चीज कराता है प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा, PEL, नाम ध्यान से पढ़ो, प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा। इफ्यूजन मुझे बताएगा कि मरीज को
आपको बहुत सारे इफ्यूजन्स होंगे, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, या बॉडी में किसी भी प्रकार का इफ्यूजन होगा, बट ये जो इफ्यूजन होगा वो कैंसर की वजह से हो रहा है, लिम्फोमा की वजह से हो रहा है। रिमेंबर, जो लिम्फोमा सेल्स हैं वो CD30 पॉजिटिव हैं और CD38 पॉजिटिव है, और ये इंफॉर्मेशन INICET स्टूडेंट्स के लिए CD मार्कर्स इंपॉर्टेंट है। फाइनली ये तो एक कैंसर हो गया, ये भी कैंसर हो गया। क्या ये HHV8 कोई नॉन कैंसरस चीज करा सकता है? कैसलमैन डिजीज, कैसलमैन डिजीज होता क्या है? लिम्फ नोड में। अभी मैंने कहा ये कैंसर तो नहीं है, तो इसमें कौन से फीचर्स देखे जाते हैं? इसमें सारे बी सेल सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर आपको मेडिसिन और पैथोलॉजी से याद हो, बी सेल सिम्टम्स का मतलब होता है फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, तो लिम्फ नोड की प्रॉब्लम है। तो INICET के बच्चों के लिए कैसलमैन डिजीज की फोटो आती है कि लिम्फ नोड में क्या बनता है। दो चीजें बनती है, लॉलीपॉप फॉलिकल और अनियन स्किनिंग। लॉलीपॉप का मतलब पहले तो ये समझ लो, अनियन स्किनिंग, जो लिम्फोसाइट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो ये ब्लू कलर के जो लिम्फोसाइट्स हैं ये गोल 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 करके प्रेजेंट है। तो ये जितने भी लिम्फोसाइट हैं इन्होंने एक ऐसे गोल 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 मतलब अनियन स्किनिंग करने की कोशिश करी है। और इन अनियन स्किनिंग के बीच में अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये गोल 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 हो रहे हैं यहाँ पर, और इनके बीच में मुझे जाती हुई दिख रही है एक ब्लड वेसल, इनके बीच में ये जा रही है ब्लड वेसल। तो देखो ये हो गया अनियन स्किनिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स, एक हो गया ब्लड वेसल। क्या ये ब्लड वेसल की वजह से अब लॉलीपॉप की तरह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो ये पूरी चीज अब जो बनी है इसे हम बोलेंगे लॉलीपॉप फॉलिकल। तो लॉलीपॉप फॉलिकल किसकी वजह से बनता है? इट इज द ब्लड वेसल दैट गोज थ्रू द लिम्फोसाइट्स। तो रिमेंबर, ब्लड वेसल चलेगी तो लॉलीपॉप, लिम्फोसाइट गोल गोल, तो अनियन स्किनिंग ये कैसलमैन डिजीज में दिखेगा। फाइनली ऑन दिस बेसिस आई हैव फिनिश्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पढ़ना था, दैट वाज द ह्यूमन हर्पीज वायरस फैमिली, जिसमें आपका HHV1 से लेके 8 तक था, दैट वी हैव सेटल्ड। अब हम अभी भी DNA वायरसेस नहीं खत्म कर पाए हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली जो पढ़ना है वो एक हैप्पी निमोनिक पढ़ना है। हैप्पी निमोनिक में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे वाली चीजें देखते हैं। हर्पीज फैमिली कर ली, बैक्टीरियोफाज हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम पहले पढ़ लेते हैं पार्वो वायरस। पार्वो वायरस के बारे में मैं क्या जानती हूँ कि याद है वो पारो ऐश्वर्या राय के सबसे सिंगल स्टैंडर्ड अकेले वही थी, और सबसे छोटा साइज भी इसी का था। अब आप पार्वो वायरस में पार पार याद करोगे। व्हाट इज, याद है पार्वो, पारो मूवी में, देवदास मूवी में सबसे ज्यादा जोर जोर से पारो पारो चिल्लाया जाता था, तो आपको भी अब पारो पारो चिल्लाना है। पारो पारो का मतलब, सबसे पहले अगर पूछा गया ये स्प्रेड कैसे होता है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा स्प्रेड होता है। प्लेसेंटा के द्वारा मदर और चाइल्ड के बीच में क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है ना, तो प्लेसेंटा और ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा जिसके थ्रू ये स्प्रेड होता है दैट इज रेस्पिरेटरी रूट। तो देखो, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू जाता है। तो मुझे स्प्रेड तो पारो नाम से समझ आ गया। दूसरा, अगर एक पार्वो वायरस हमारे शरीर में आया है तो हमारे बॉडी के कौन से सेल से जाके जुड़ेगा? प्लीज रिमेंबर, पार्वो वायरस अटैचेस टू P antigen on red blood cells. It attaches to the P antigen on the red blood cell, not red blood cell but red blood cell precursors, मतलब बोन मैरो में जाता है। रिमेंबर, P एंटीजन ऑफ रेड ब्लड सेल्स पे जाके जुड़ेगा, प्लेसेंटा, ब्लड और रेस्पिरेशन के थ्रू फैलेगा। कराता क्या है? अभी हमने वो पारो जब पढ़ा था तो हमने कहा था ऐश्वर्या राय की चीक्स रो रो के लाल हो गई, तो इसमें बच्चे के साथ वही होगा, बच्चे की चीक्स लाल हो जाएंगी और इसे बोला जाएगा स्लैप्ड चीक अपीयरेंस। स्लैप्ड चीक अपीयरेंस का दूसरा नाम पहले तो बताओ कि क्यों हो रहा है? क्योंकि मैम पार्वो वायरस एक इन्फेक्शन है, और जो गाल है वो क्या रंग के हो गए? रैश है, लाल रंग की है, तो एरिदमा। तो लाल रंग वाली रैश एरिदमा, इन्फेक्शन इन्फेक्शियोसम, इसे बोला जाता है। फिफ्थ डिजीज कैसे याद रखें? स्लैप। स्लैप करा है तो 5 उंगलियों से ही करा होगा ना, स्लैप तो 5 उंगलियों से करा होगा, तो डेफिनेटली व्हाट यू हैव इज गोइंग टू बी द स्लैप्ड चीक अपीयरेंस। 5 उंगलियों से करा तो फिफ्थ डिजीज बनाया। तो अगर 5 उंगली से चांटा मारा, चीक्स रेड हुई, तो हाथ भी रेड हुए होंगे, तो मतलब ये हाथों में और पैरों में भी देखी जाती है। यही वाली रैश हाथों में मतलब ग्लव्स, और यही वाली रैश पैरों में मतलब सॉक्स देखी जाती है, राइट। और इन्हीं हाथों पैरों में जोड़ों में भी दर्द होता है, तो आर्थराइटिस और आर्थ्रैल्जिया। तो ये सारी चीजें तो हो गई हमारी हाथ पैर और मुंह से रिलेटेड। स्लैप चीक हो गया मतलब गालों पे रैश होगी, हाथ पे रैश होगा, पैरों पे रैश होगा, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होगा। उसके अलावा मैंने कहा था ये बोन मैरो में जा रहा है, आरबीसी प्रिकर्सर्स। तो सबसे
पहले तो ये बोन मैरो शट डाउन कर देगा। क्वेश्चन आता है कि अगर किसी मरीज को पहले से हीमोलिटिक अनीमिया है, जैसे कि हेरिडिटरी सीरोसाइटोसिस है या सिकल सेल अनीमिया है या किसी भी प्रकार का अनीमिया है, अगर उसे उसके ऊपर से गलती से पार्वोवायरस की इन्फेक्शन हो गई तो उसका तो बोन मैरो बिल्कुल शटर डाउन कर देगा, दुकान बंद, बोन मैरो काम करना बंद कर देगा, बोन मैरो शट डाउन बोला जाता है उसको, एंड उसे बोलेंगे एप्लास्टिक क्राइसिस। बट मैम सबसे ज्यादा ये जो डिफिकल्टी है ना, सबसे ज्यादा जो दिक्कत करता है वो आरबीसी के लिए करता है। तो सबसे पहले किसकी दुकान बंद होगी? रेड सेल एप्लेजिया, ये सबसे पहले दुकान बंद करता है आरबीसीज की। तो पीआरसीए, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, पार्वोवायरस द्वारा होता है। फाइनली हमने पढ़ा था कि ये मदर से बच्चे में भी जाता है, तो बच्चे में जाएगा तो क्या कराएगा? हाइड्रोप्स फिटालिस, इनमें से कुछ भी मिस मत करना, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम एक निमोनिक पढ़ रहे हैं, दैट इज हैप्पी, हर्पीज विरिडे हम कर चुके हैं, उसके बाद बैक्टीरियोफाज और पार्वोवायरस हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं पैपोवा विरिडे, और एक और पी हम कर चुके हैं, पॉक्स वायरस। आई एम नॉट टीचिंग यू पॉक्स वायरस। काउ पॉक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स की बॉडीज हम जनरल में पैस्चन बॉडीज, गुआर्डिनरी बॉडीज कर चुके हैं। मोलस्कम पॉक्स की फोटोज मैंने दिखा दी, तो केवल एक पी अब बचता है, दैट इज पैपोवा विरिडे। मैंने कहा था पैपोवा में सारे सेम शब्द साथ में रखना, पैपोवा, पैपिलोमा, पॉलियोमा, ठीक है। तो पहले पॉलियोमा वायरस से शुरुआत करते हैं, वो एक पेज में खत्म हो जाएगा। पॉलियोमा वायरस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहला वायरस है मर्कल सेल वायरस, तो वो क्या कराएगा? मर्कल सेल कार्सिनोमा कराएगा। मर्कल सेल कार्सिनोमा जिन लोगों को नहीं पता, तो ये स्किन का न्यूरो एंडोक्रीन ट्यूमर होता है, ज्यादातर स्किन में न्यूरो एंडोक्रीन ट्यूमर को मर्कल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, मर्कल सेल वायरस कराता है, ठीक है। कुछ समय पहले तक एक और एग्जाम्पल है इसका, SV40। SV40 बोलते थे कि ह्यूमन बींग्स में कुछ नहीं कराता, बट अब माना जाता है कि ये लंग का एक ट्यूमर है जिसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज मीजोथीलियोमा। तीसरा एग्जाम्पल है जेसी वायरस, सारे शॉर्ट फॉर्म आएंगे, MCV, SV40, जेसी। जेसी वायरस कराता है PMLE। PMLE यू मस्ट हैव रेड इट इन मेडिसिन, इफ नॉट तो जल्दी से रिवाइज कर लो। इट इज प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, मतलब ब्रेन का प्रॉब्लम है। एंड फाइनली एक और शॉर्ट फॉर्म, दैट इज BK वायरस। BK वायरस जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में इन्फेक्शन कराता है। तो अगर आपको हिस्ट्री दी गई कि अच्छा एक पेशेंट है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो प्लीज रिमेंबर उसके अंदर आपको एक हिंट दिया होगा कि जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या करा आपने? मरीज का यूरिन सैंपल मंगाया। यूरिन सैंपल में आपको ऐसे सेल्स दिखाई दिए, माइक्रोस्कोपिकली इन सेल्स को क्या बोला जाता है? डिकॉय सेल। तो ये सेल जो है, अगर मैं आपको बोलूं इसे डिस्क्राइब करो, तो आप कहोगे एक बड़ा सा सेल है, उस बड़े से सेल का एक बड़ा सा न्यूक्लियस है। जब भी मुझे साइज में बड़े बड़े सेल दिखते हैं तो सबसे पहली चीज जिसका मुझे शक होता है वो है कैंसर, और इसी कारणवश इसका नाम डिकॉय सेल रखा गया है। डिकॉय का मतलब ये आपको किसी प्रकार का धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जब पैथोलॉजिस्ट को या माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ये सेल दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसे सबसे पहले लगता है कि मरीज को यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है। तो ये जो है ये मिमिक करता है मैलिग्नेंसी को। फिर हम क्या करते हैं? फोन मिलाते हैं नेफ्रो डिपार्टमेंट में और उनसे पूछते हैं कि एक मरीज है, उसके ना स्लाइड पे बहुत बड़े बड़े सेल दिख रहे हैं, कहीं इसको कैंसर तो नहीं? तो वो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, इसको कैंसर नहीं, इसका हाँ 1 महीना 2 महीना पहले किडनी ट्रांसप्लांट जरूर हुआ था। तो आपको तब 2+2=4 होता है कि अच्छा ठीक है, ये कैंसर सेल्स नहीं रहे होंगे, ये ट्रांसप्लांट में इन्फेक्शन हुआ है। कौन से वायरस का? BK वायरस का। याद करने का तरीका ये है कि BK को आप याद रखो बैड किडनी, ताकि हमेशा याद रहे कि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट में BK वायरस इन्फेक्शन दिखा था। ये BK, JC, SV, MCV ये सारे पॉलियोमा फैमिली है। अब बचा पैपिलोमा। पैपिलोमा तो सब लोग जानते ही हैं, दैट इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, थोड़ा सा डर्मा में जाएंगे, गाइनी में जाएंगे, हर जगह टच अपॉन करके सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पहले तो छोटे वाले नंबर उठाओ। क्यूटेनियस, स्किन में कौन कौन इन्वॉल्व करता है? HPV 1, 2, 3 ये लो रिस्क वाले हैं स्किन के, और थोड़ा सा नंबर बढ़ा दोगे HPV 5 और 8 तो ये हाई रिस्क वाले माने जाते हैं। तो HPV 1, 2 और 3 क्या कराते हैं? ये स्किन के इन्फेक्शन है ना, तो ये क्या कराएंगे? ये स्किन में वॉट्स कराते हैं, ये स्किन में वॉट्स कराते हैं। Whereas HPV 5 and 8 is responsible for something known as
ट्री मैन सिंड्रोम। व्हाट इज ट्री मैन सिंड्रोम? तो ये फोटो देख लो, HPV 5 and 8 ट्री मैन सिंड्रोम कराता है। ट्री मैन तो नाम से पता लग रहा है उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल जैसे आपकी पेड़ की शाखाएं होती है, थोड़ी सी रफ होती है और ऐसे ऐसे उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे मरीज के हाथ बन गए हैं। पर ऐसे बने क्यों है? ये जो अलग अलग चीजें बन रही है ये क्या है मैम? ये वॉट्स हैं, स्किन पे वॉट बन रहे हैं। तो इसका दूसरा नाम पढ़ो। वॉट को डर्मा में क्या बोला जाता है? वेरूका। और कहाँ बन रहे हैं? स्किन में, एपिडर्मो। स्किन में कुछ गड़बड़ हो रही है, डिस्प्लेजिया हो रहा है, तभी से हाई रिस्क बोला गया। और वॉट बन रहे हैं? वेरूसीफॉर्मिस। एपिडर्मो डिस्प्लेजिया वेरूसीफॉर्मिस को ट्री मैन सिंड्रोम बोला जाता है। एपिडर्मो डिस्प्लेजिया वेरूसीफॉर्मिस। तो ये सब स्किन में हो रहे थे। 1 2 3 लो रिस्क थे, थोड़े बहुत वॉट्स, 5 and 8 हाई रिस्क है, वो ट्री मैन सिंड्रोम कराता है। अब हम म्यूकोजा पे चलते हैं। म्यूकोजा में लो रिस्क होते हैं 6 and 11, ये क्या कराएंगे? ये भी वॉट्स कराएंगे। पर म्यूकोजा में जैसे कि आप कहो कि अच्छा जेनाइटल म्यूकोजा हो गया, ये वहां पे वॉट्स करा रहा है। लैरिंजियल म्यूकोजा हो गया, ये वहां पे वॉट्स करा रहा है। तो एक बार फोटो देख लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे जेनाइटल वॉट्स यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश करी है। ये फीमेल एंड मेल जेनाइटल वॉट्स। तो फीमेल और मेल में जो जेनाइटल वॉट्स है उनको क्या नाम दिया गया है? दे आर नोन एज कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम। कौन से HPV कराते हैं? HPV 6 and 11, जो लो रिस्क HPV माने जाते हैं। प्लीज यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। देयर इज समथिंग नोन एज कॉन्डाइलोमेटा लैटा, वो ये नहीं होते। यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ वो है कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम। कॉन्डाइलोमेटा लैटा मैंने आपको सिफिलिस में पढ़ाया था और मैंने तब भी कहा था याद करो कॉन्डाइलोमेटू लैटू, ताकि आपको याद रहे कि ये सेकेंडरी सिफिलिस में पाए जाते हैं, ये अलग हैं। HPV के वॉट्स को बोलते हैं कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम। ये 6 and 11 कराते हैं। इन्हीं के नंबर बढ़ा दो, 16, 18, 31, 33, 35, ये जो है ये अब कराएंगे स्क्वॉमस सेल कार्सिनोमा। कहाँ का? स्क्वामस एपिथेलियम जहां जहां है वहां HPV जा सकती है। तो मतलब सर्विक्स में होता है तो ये सर्विक्स का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा करा सकते हैं। मेल्स में ये पेनाइल में स्क्वामस एपिथेलियम है तो वहां का कैंसर। एनल कनाल में स्क्वामस एपिथेलियम है तो वहां का कैंसर। ओरल कैविटी में, लैरिंग्स में स्क्वामस एपिथेलियम है, ईसोफेगस में स्क्वामस एपिथेलियम है। तो जहां जहां स्क्वामस एपिथेलियम है वहां वहां स्क्वामस सेल कार्सिनोमा HPV करा सकता है। केवल पूनम पांडे की स्टोरी सुन के ये मत मानना कि HPV सिर्फ सर्वाइकल कैंसर कराता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो अलग, जो एक्चुअल नॉलेज है वो अलग। अब आगे चलते हैं कि HPV पे इतना क्या फेमस है। एज आई सेड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ओनली पूनम पांडे, HPV इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे 2024 के इंटरिम बजट में बोला गया था कि HPV की वैक्सीन को बढ़ाया जाएगा प्रोडक्शन में और काफी आम जनता तक पहुंचा के मास वैक्सीनेशन कराई जाएगी। तो HPV, अगर आप किसी भी HPV वायरस का स्ट्रक्चर देखो तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग खाने बने होते हैं और अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। तो हम इसको एक बार में याद कर लेते हैं। सबसे पहले होता है L1 प्रोटीन, जिसे बोला जाता है L1 कैप्सिड। प्लीज याद रखो L1 कैप्सिड वो चीज है जिसे वैक्सीन बनाने में यूज किया जाता है। तो जिस वैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ वो L1 कैप्सिड से बनता है। दूसरा प्रोटीन है E2। E2 जो है वो कंट्रोलर का काम करता है कि बाकी सब लोग आउट ऑफ ऑर्डर ना चले जाएं, तो बाकी सबको का प्रिंसिपल जो है वो E2 है। ठीक है। E4 एंड E5 क्या काम करते हैं? ये बनाते हैं कोइलोसाइट। तो कोइलोसाइट क्या होता है ये आपको बेहतर समझ आएगा इस फोटो से। तो कोइलोसाइट कौन बना रहा है? E4 एंड E5। कोइलोसाइट के लिए हमने यहाँ पर एक पैप्समियर की फोटो ली सर्विक्स में से और एक बायोप्सी की फोटो ली। तो कोइलोसाइट सेल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे चलो मान लो सर्वाइकल के लिए सेंटर में न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस बहुत अलग अलग आकार और शेप्स का मिलेगा। तो कई बार ये गोल मिलेगा, कई बार आप देखो ये ऐसे बिल्कुल सिकुड़ गया है जैसे किशमिश होती है। रेजन मतलब किशमिश, किशमिश की तरह ये हर बार एक अलग शेप का आपको जरूर मिलेगा। तो इसे बोलते हैं रेजनॉइड न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अगर आप आसपास देखोगे तो आपको सफेद रंग की खाली जगह दिखेगी। सफेद रंग की खाली जगह को बोला जाता है हैलो। ये जगह हो गई पेरी न्यूक्लियर हैलो। तो प्लीज रिमेंबर, अगर कोई कहे कि कोइलोसाइट की डेफिनेशन बताओ तो दो चीजें बतानी है, रेजोनॉइड न्यूक्लियस और पेरी न्यूक्लियर हैलो। अब हम वापस आते हैं, ये कोइलोसाइट कौन बनाता है? E4 एंड E5। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? HPV कराता है कार्सिनोजेनेसिस, कैंसर। कैसे कराता है कार्सिनोजेनेसिस? बुक्स में लिखा है ये कैंसर कराता है बाय इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या आपको याद है
आपने नियोप्लेजिया में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन कौन से थे? दो हमारे सबसे फेमस वाले, एक तो हमारा P53 था जिसे हमने पुलिसमैन का नाम दिया था, और एक था हमारा RB जीन जिसको हमने गवर्नर का दर्जा दिया था। तो ये जो दो मेन लोग थे जो हमारी पूरी बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि हम तुम्हें कैंसर नहीं होने देंगे, इन दोनों लोगों को जाके ये मिटा देता है। ये क्या करता है? इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो E6 प्रोटीन क्या करता है? वो हमारे पुलिसमैन को हटा देता है, और E7 प्रोटीन हमारे गवर्नर को हटा देता है। प्लीज एग्जाम में जाके E6 और E7 और P53 और RB जीन का खिचड़ी नहीं बनाना। पुलिसमैन जूनियर होता है, गवर्नर सीनियर होते हैं ऑब्वियसली। तो जूनियर के लिए छोटा वाला नंबर, सीनियर के लिए बड़ा वाला नंबर। तो E6 जाके पुलिसमैन को स्विच ऑफ करता है, E7 जाके गवर्नर को स्विच ऑफ करता है, और इस के थ्रू ये कैंसर कराता है। कौन कौन से कैंसर्स वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन रिपीटिंग, वैक्सीन कौन बनाता है? L1 कैप्सिड। कौन कौन सी वैक्सीन है जो हमारे लिए जरूरी है? एक है सर्वरिक्स और एक है गार्डेसिल। सर्वरिक्स बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट मतलब ये केवल कैंसर के खिलाफ प्रोटेक्ट करती है। कैंसर कौन कराता है? 16-18, ये केवल कैंसर से प्रोटेक्शन देती है। बट गार्डेसिल जो है वो गार्ड की तरह है। गार्ड मतलब वो चौकीदारी करेगा हर चीज से, वो केवल कैंसर से नहीं बचाएगा, वो लो रिस्क वाले वॉट से भी बचाएगा। 6-11 तो मतलब 6-11 16-18 चारों से बचाएगा, तो हमने इसका नाम रख दिया क्वाड्रीवेलेंट। गार्डेसिल गार्ड की तरह चारों वैलेंसी से बचाता है, सर्वरिक्स 2 ही से बचाता है जो कैंसर कराते हैं। आजकल एक गार्डेसिल 9 आई है जो एक्चुअली केवल 4 नहीं 9 स्ट्रेन से भी बचा सकती है। तो गार्डेसिल 9 को हमने नोनावेलेंट बोला है। ये हो गए हमारे सारे वैक्सीन्स एंड HPV और P वाली फैमिलीज खत्म। अब हमारे पास जो हैप्पी निमोनिक में केवल बचा है दैट इज गोइंग टू बी A फॉर अडीनो वायरस, बाकी हैप्पी निमोनिक खत्म। तो A फॉर अडीनो वायरस में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे हमने एलियन के नाम से याद करा था, तो इसके अंदर ये स्पेसशिप के थ्रू हमने इसका स्ट्रक्चर याद किया था। दूसरा ये वो निमोनिक में था कि DNA वायरसेस में कौन सा वायरस होता है जो नॉन एनवेलप्ड होता है, ये पैप निमोनिक में था, तो मतलब ये नॉन एनवेलप्ड है। अडीनो वायरस कराता क्या है? सो प्लीज रिमेंबर, अडीनो वायरस इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन सी हियर, पर इनमें से सबसे जरूरी देख लो जो क्या क्या है। सबसे पहले ये यूरिनरी ब्लैडर की इंफेक्शन कराता है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस अगर आप गिनो, आपको ये नहीं जानना कि ये क्या क्या कराता है, आपको ये जानना है कि कौन से अडीनो वायरस के स्ट्रेन्स क्या कराते हैं। तो अगर आप हेमोरेजिक शब्द के अल्फाबेट्स गिनो बैठ के, इतना टाइम निकालना पड़ेगा, 11 अल्फाबेट आते हैं, तो आपको याद आएगा कि 11 और 21 अडीनो वायरस हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कराते हैं। इन्फेंटाइल डायरिया कौन कराता है? अडीनो वायरस 40-41। तो जैसे आप 40 बोलते हो तो 40 क्या कराएगा? 40-40 कराएगा, मतलब इन्फेंटाइल डायरिया के लिए आप 40-41 साथ में रखोगे। अब आते हैं आईज में क्या क्या कराता है। तो पहले तो से केवल नाम पढ़ लो। एक है शिपयार्ड आई, हम याद करते हैं शिप में एपिडेमिक हो गया, शिपयार्ड आई से आई इन्वॉल्वमेंट तो आपको समझ आ गई, तो शिप में एपिडेमिक हो गया, इसका नाम हमने रखा एपिडेमिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस। और दूसरा है स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस। तो कंजंक्टिवाइटिस से मुझे ये तो समझ आया कि मरीज को कंजंक्टिवाइटिस होगा, बट स्विमिंग पूल में जाने की वजह से, अब जब स्विमिंग करते हैं तो केवल आंखों में तो पानी नहीं जाता ना, थोड़ा पानी गलती से हमारे मुंह में भी चला जाता है। तो जो पानी आंखों में दिक्कत करा रहा है वो मुंह में भी दिक्कत कराएगा, मतलब जो आंखों में दिक्कत करा रहा है कंजंक्टिवाइटिस, वो मुंह में भी दिक्कत कराएगा, फेरेंजाइटिस। तो स्विमिंग पूल वाले को बोला जाएगा फेरिंगो कंजंक्टिवल फीवर, और शिप में एपिडेमिक तो शिपयार्ड आई को बोला जाएगा केवल आई वाला एपिडेमिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस। तो अब जैसे आप आई बनाते हो, इसके ऊपर अगर आप चश्मा बनाओ तो चश्मा कौन से नंबर की तरह बन रहा है? चश्मा अगर हम बना रहे हैं मैम शिपयार्ड आई में, तो ये हो रहा है नंबर 8 अडीनो वायरस जो ये कराता है। वेरे स्विमिंग पूल वाला, अच्छा किसी ने कभी स्विमिंग सीखने की कोशिश करी है? तो स्विमिंग जब सीखने जाओगे तो पहले 3 दिन तो वो आपको सिर्फ पानी में फ्लोट करने को बोलेंगे, पहले हफ्ते तक वो आपको थोड़ा सा बेसिक स्विमिंग सिखाएंगे, और 2 हफ्ते के कोर्स में आपकी स्विमिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे स्विमिंग सीखते हो वैसे स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस याद कर लो। 3 दिन में फ्लोट करेंगे, 7 दिन में हम सीख जाएंगे, 14 दिन में कोर्स खत्म प्रैक्टिस समेत। तो स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस 3, 7, 14। शिपयार्ड आई चश्मा पहनाना मतलब 8। अब बचे रेस्पिरेटरी, ये आप याद कर सकते हो, वेरी गुड बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब छोटे वाले नंबर्स 1, 2, 3 जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराते हैं। थोड़े बड़े वाले नंबर्स 3, 7, 21 ये लोअर मतलब निमोनिया कराते हैं। ट्रांसप्लांट वाला याद कर लो,
transplant 34, 35. Remember, transplant is going to be 34 and 35 वाली चीजें. So let's repeat quickly. Hemorrhagic बिना देखे बताओ. Hemorrhagic cystitis 1121. दूसरा infantile diarrhea. Diarrhea मतलब potty, so 40. Shipyard eye बोला तो remember shipyard eye में क्या होगा? 8 and स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस बोला तो 3, 7 एंड 14. फाइनली अगर हम हैप्पी निमोनिक देखें तो एक बार जल्दी से रिपीट कर दो, हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है, उल्टा देख लेते हैं. बैक्टीरियोफाज हो गया, पार्वोवायरस हो गया, पॉक्स वायरस हो गया, पैपोवा में पॉलियोमा पैपिलोमा सब हो गए, अडीनो वायरस हो गए, हर्पीज वायरस सबसे बड़ी फैमिली हो गई, हेपेडना विरिडे रह गए. क्योंकि हमने जाना था कि केवल एक ही हेपेटाइटिस है जो डीएनए वायरस है, वो है हेपेटाइटिस बी, और बाकी सारे, तो रिमेंबर हेपेटाइटिस बी है डीएनए वायरस, बाकी सारे जो हैं वो है आरएनए वायरस. तो अलग अलग पढ़ने की बजाय पूरा हेपेटाइटिस टॉपिक हम एक साथ पढ़ लेते हैं. तो ये हमने एक हेपेटाइटिस का टेबल बनाया जिसमें आपको ये जानना है कि केवल हेपेटाइटिस बी जो है दैट वाज अ डीएनए वायरस, बाकी जितने भी हेपेटाइटिस आप पढ़ोगे दे आर ऑल गोइंग टू बी आरएनए वायरसेस, राइट. इतना इंफॉर्मेशन हमें है. अगली चीज हमें जाननी है कि ये कौन सी फैमिली से आते हैं. तो एक बार अगर आप पढ़ोगे तो काफी मुश्किल है, बट नाउ आई विल टेल यू वन रियलिटी ऑफ लाइफ. एंड रियलिटी ऑफ लाइफ इज कि जब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो आप देखोगे कि रिच लोगों के लिए ज्यादा बनाए गए हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स फेवर रिच क्लाइंट्स, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई. तो प्राइवेट से आपको याद रहेगा ये कौन सी फैमिली है? पिकॉर्ना विरिडे फैमिली है, ठीक है. हॉस्पिटल से अगला हो जाएगा हिपैडना विरिडे. फेवर से अगला हो जाएगा फ्लैवी विरिडे. रिच आर से आप जानोगे हेपेटाइटिस डी किसी फैमिली में नहीं होता है. हेपेटाइटिस डी सिंपल है कि वो जैसा जैसा बी चलेगा वैसा वैसा साथ में चलेगा. तो हेपेटाइटिस डी रिलाइज ऑन हेपेटाइटिस बी. एंड फाइनली फेवर्स रिच क्लाइंट, सो सी फॉर कैल्सीविरिडे. अपडेट ये कहता है कि हेपेटाइटिस ई आजकल हैप्पी विरिडे में भी माना जाता है. ये तो नाम याद रहेगा ही ना बिना निमोनिक के कि हेपेटाइटिस ई आजकल हैप्पी विरिडे माना जाता है. मतलब कैल्सीविर वायरस हुआ तो वो लिख देना, अगर हैप्पी विरिडे हुआ तो फिर हैप्पी विरिडे मार्क करके आना. तो पिकॉर्ना, हिपैडना, फ्लैवी, रिलाइंग ऑन हेपेटाइटिस बी एंड कैल्सीविरिडे ये फैमिलीज के नाम है. अब मोड ऑफ इन्फेक्शन जो ए और ई है ये फूड पॉइजनिंग कराते हैं. तो फूड पॉइजनिंग मतलब फीको ओरल. कैसे याद करोगे फूड पॉइजनिंग कैसी होती है? फूड पॉइजनिंग होती है अक्यूट हेपेटाइटिस. अक्यूट हेपेटाइटिस कौन कराते हैं? हेपेटाइटिस ए और ई. तो ये फीको ओरल जाएंगे क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग कराते हैं. बाकी सब जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, और हेपेटाइटिस बी तो सेक्सुअल रूट से भी होता है. अब हमसे आईएनआई एग्जाम में इंक्यूबेशन पीरियड्स मैच द फॉलोइंग कराए गए थे. तो जो ब्लड जो ये वाले हमारे फूड पॉइजनिंग वाले हैं अक्यूट, ये कम दिनों में हो जाते हैं ना. तो ये 15 से 50 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड लेके चलेंगे, 15 से 50. फिर अगला आता है हेपेटाइटिस बी एज वेल एज हेपेटाइटिस डी. क्यों? क्योंकि बी और डी मैम आपने कहा था वो साथ साथ चलते हैं. तो अगर पहले हम ग्रुप्स बना लेते हैं, जो फूड पॉइजनिंग वाले हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 50. अब 50 से आगे चले तो बी और डी जो साथ साथ होते हैं वो 50 से 150, 50 to 150. बचा हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी ने कहा जो इस पूरे टेबल में सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड था और इस पूरे टेबल का जो सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड था, मैं इतना बड़ा इंक्यूबेशन पीरियड लेके चलूंगा. तो जल्दी से एक बार एक रिपीट बनता है. रिमेंबर जो फूड पॉइजनिंग वाले हैं वो 15 से 50, दैट इज ए एंड ई. जो बी एंड डी है दैट इज 50 to 150, और हेपेटाइटिस सी सबका एक्सट्रीम 15 to 150. अब आगे चलते हैं. व्हाट इज अबाउट द एनवेलप? आई थिंक हमने एक निमोनिक पढ़ा था, ऑल आरएनए वायरसेस ऑल आर एनवेलप्ड. बट जो पार्च था, रिमेंबर पार्च में हेपेटाइटिस ए एज वेल एज ई, हेपेटाइटिस ए एंड ई वर नॉन एनवेलप्ड एंड ऑल द अदर्स वर एनवेलप्ड. इनमें से कल्चर किसका हो सकता है? केवल और केवल हेपेटाइटिस ए कल्टिवेबल होता है. इनमें से वैक्सीन किसकी बनी? सबकी बन गई. हेपेटाइटिस ए की भी है, हेपेटाइटिस बी की तो हमें लगती है. मैम बी की बना दी तो डी की तो बनाओ ही मत ना. बी से बच गए तो डी से तो अपने आप ही बच जाएंगे. और ई की भी वैक्सीन है. केवल जो वैक्सीन नहीं है मतलब हम जाने तो वो सी की नहीं है. और ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हमने बनाने की कोशिश नहीं करी. हेपेटाइटिस सी इतना मेजर है तो हमने बनाने की तो जरूर कोशिश करी होगी. बट द रीजन दैट हम नहीं बना पाए is because that
Quasi species is a phenomena that you have to know. What is quasi species? Quasi species का मतलब ये हुआ कि आपने एक वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना दी, पर जब तक आपने वैक्सीन बनाई तो वो वायरस ही बदल गया। जैसे टेलीग्राम पे आप सब लोग हो, टेलीग्राम पे बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, वो अपना एक यूजर नेम बनाते हैं और आपको पैसे मांगते हैं। तो जब तक आप उन्हें रिपोर्ट करते हो वो अपना यूजर नेम बदल चुके होते हैं और कोई दूसरा यूजर नेम बना लेते हैं। तो सेम वे जब तक आप एक वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाते हो वो वायरस ही बदल चुका है, म्यूटेट हो चुका है। तो आप कभी भी एक ऐसी वैक्सीन बना ही नहीं पाओगे जिससे सारे वायरस मर जाएं। तो हेपेटाइटिस सी शो करता है क्वासी स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं, फल्मिनेंट कौन कराता है? फल्मिनेंट हेपेटाइटिस का मतलब होता है डेंजर साइन। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस डेंजर, तो डेंजर वाला हेपेटाइटिस कौन कराएगा? इट इज गोइंग टू बी, सारे आपको वो नहीं याद करने, यू डोंट हैव टू लर्न द परसेंटेजेस, यू हैव टू लर्न के मोस्ट कॉमन फल्मिनेंट हेपेटाइटिस डेंजर वाला हेपेटाइटिस डी कराता है। पर हेपेटाइटिस डी कराता है, पर अगर प्रेगनेंसी में पूछा गया तो देन इट इज गोइंग टू बी, प्रेगनेंसी में इट इज गोइंग टू बी हेपेटाइटिस ई। तो रिमेंबर, मोस्ट कॉमन डेंजर इज गोइंग टू बी विद हेपेटाइटिस डी फल्मिनेंट के लिए, बट प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई। अब आता है कैरियर स्टेट एंड क्रॉनिसिटी। सो नाउ व्हाट आई हैव डन फॉर ऑल ऑफ यू, आई हैव गॉट यू वन एंटायर टेबल which will help you solve this entire hepatitis situation. So what is the hepatitis situation? Please note, if they ask you the most common sporadic acute hepatitis in India, your answer will be hepatitis E. Please remember, your answer will be hepatitis E. ठीक है, अगर अभी अभी हमने पढ़ा फल्मिनेंट हेपेटाइटिस पूछा गया, तो फल्मिनेंट में क्या होता है? डेंजर। डेंजर किसका होता है मैम? डेंजर होता है हेपेटाइटिस डी। बट अगर यही डेंजर को हमने प्रेगनेंसी में डाल दिया तो अब कौन सा डेंजर होगा? दैट विल बी हेपेटाइटिस ई। अब इसके बाद याद रख लो, जब भी किसी चीज का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाएगा तो मोस्ट कॉमन कॉज हेपेटाइटिस बी होता है। मतलब मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन के साथ कौन सा वायरस होगा? हेपेटाइटिस बी। मोस्ट कॉमन क्रॉनिक हेपेटाइटिस कौन कराएगा? हेपेटाइटिस बी। मोस्ट कॉमन कैरियर स्टेट कौन कराएगा? हेपेटाइटिस बी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर कैंसर कौन कराएगा? हेपेटाइटिस बी। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस बी इंसिडेंस में ही ज्यादा है। इस वजह से चाहे वो पूछे आपसे ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड, क्रॉनिक, कैरियर या कैंसर, हेपेटाइटिस बी कराता है। पर अगर वो पूछे सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में होता है, तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है वो हेपेटाइटिस सी में होता है। आई गिव यू वन एग्जांपल। एक तो वो स्टूडेंट होता है जो पूरा 5.5 साल एमबीबीएस इंटर्नशिप पढ़ता ही चला गया। अगर वो पढ़ा ही पढ़ा तो फिर उसके तो अच्छे नंबर आने ही है ना, क्योंकि वो इतने साल पढ़ा, इतनी एप्स पढ़ी, इतने क्वेश्चन करे। तो हेपेटाइटिस बी वो बच्चा है जो पूरा साल, पूरे 5-6 साल एमबीबीएस के पढ़ा, इसलिए वो हर जगह कॉमन है। बट फिर एग्जाम में एक आपकी क्लास में वो एक स्टूडेंट है ना जो पढ़ता केवल 1 महीना है पर फिर भी वो आराम से पास हो जाता है। मतलब पोटेंशियल उसमें बहुत है, बस वो पढ़ता नहीं है। बट जिस दिन वो पढ़ने बैठ गया तो फिर बाकी सब फेल, वो होगा टॉपर। तो रिमेंबर, हेपेटाइटिस सी वो वाला बच्चा है जो 1 महीने में पढ़ के भी टॉप 10 में रैंक ले आता है। मतलब हेपेटाइटिस सी क्रॉनिसिटी का सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके पास है? सी के पास। कैंसर कराने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके पास है? सी के पास। तो पोटेंशियल पूछा गया तो सी मार्क करना, कॉमन कॉमन पूछे गए तो बी मार्क करना। अब हम फाइनली चलते हैं ABCDE के बाद आजकल एक और हेपेटाइटिस है जो फेमस है, दैट इज हेपेटाइटिस जी। एंड ये ह्यूमन बींग्स में तो इतनी इन्फेक्शन नहीं कराता, बट क्या क्या 3 चीजें जो आपको इसके बारे में जाननी है। सबसे पहले, ये कौन से सेल्स में जाता है? मोनोन्यूक्लियर, सिंगल न्यूक्लियस वाले, जैसे कि मोनोसाइट। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जैसे कि ज्यादातर हेपेटाइटिस बी सी का होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड ये डिजीज तो हमें नहीं कराता, बट हमारे अंदर आने से हमें एक चीज से बचा जरूर लेता है। दिस प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट HIV। दिस प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट HIV। तो 3 क्वेश्चन, मोनोन्यूक्लियर सेल्स में जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आता है और HIV से बचा सकता है। अब आते हैं, ये जितने भी आपने हेपेटाइटिस ABCDE पढ़े, इनमें से A और B के लिए आपसे लैब डायग्नोसिस पूछी जाती है। तो व्हेन आई से हेपेटाइटिस A, तो इसकी लैब डायग्नोसिस में केवल इतना जान लो कि हेपेटाइटिस है तो क्या होगा मरीज को? जॉन्डिस तो जरूर होगा। हेपेटाइटिस में जॉन्डिस तो होना ही होना है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या था? याद है? इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 50 दिन था। तो चलो ऐसा मानते हैं कुछ गड़बड़ खाया पिया और 15 दिन बाद मरीज को फूड पॉइजनिंग शुरू हो गई, जॉन्डिस आना शुरू हो गया। तो याद रखो, जॉन्डिस के 2 हफ्ता पहले, 2 हफ्ते क्यों? क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 2 हफ्ते है, 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद आपको हेपेटाइटिस A वायरस
स्टूल में निकलता हुआ मिलता है। तो रिमेंबर, हेपेटाइटिस ए वायरस इन द स्टूल 2 weeks प्रायर टू 2 weeks आफ्टर द जॉन्डिस विल बी सीन। क्या मिलेगा 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद? इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस स्टूल में मिलेगा। तो एक तो ये चीज हमने याद कर ली। दूसरा, जब भी किसी एंटीबॉडी की शुरुआत होती है, अक्यूट इन्फेक्शन होती है, तो पहले वो आईजीएम बनती है और कुछ हफ्तों बाद वो क्रॉनिक हो जाता है तो आईजीजी बनता है। तो शुरू में आईजीएम बनेगा, बाद में आईजीजी बनेगा। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने जॉन्डिस लिखा है, तो अगर आप देखो जॉन्डिस के कुछ 2 हफ्ते पहले और जॉन्डिस के शुरुआत के 2 हफ्ते बाद तक HAV तो स्टूल में आ ही रहा है। उसके बाद शुरू में जो एंटीबॉडी बननी शुरू हुई वो कौन सी थी? वो IgM थी। और फिर जो बाद में अंत तक एंटीबॉडी बनती चली गई वो कौन सी होगी? वो IgG होगी। हेपेटाइटिस ए की लैब डायग्नोसिस खत्म। अब हम पढ़ सकते हैं हेपेटाइटिस बी की लैब डायग्नोसिस। वो पढ़ने से पहले बेसिक हेपेटाइटिस बी दिखता कैसा है? हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है, ये तो हम सब जानते हैं। और हमने कहा था कि सारे डीएनए वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, है ना? पार्वो वायरस को छोड़ के सारे डीएनए वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, बट हेपेटाइटिस बी पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है, पूरे तरीके से डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है। हेपेटाइटिस बी का एक और नाम है, इट इज नोन एज द डेन पार्टिकल, और इसका जो साइज है दैट इज 42 नैनोमीटर्स। अब अगर एक हेपेटाइटिस बी को अगर आप देखो कि अच्छा डीएनए वायरस तो है, पर इसके डीएनए में क्या क्या जीन्स हैं, तो ये 4 जीन्स पाए जाते हैं। पी जीन जो है वो क्या बनाता है? पी जीन बनाता है डीएनए पी, मतलब ये बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज। अगला जो है वो है सी जीन। तो सी जीन ऑब्वियसली सोचो कौन सा एंटीजन बनाएगा? HBC एंटीजन बनाएगा। सी का मतलब होता है कोर एंटीजन, जो वायरस के बिल्कुल अंदर कोर में बैठा होता है। कोर के बाहर एक एंटीजन बैठा होता है, ई एंटीजन। तो कोर के बाहर बैठा होता है तो हम इसे बोल देते हैं प्री कोर एंटीजन। मतलब जो सी जीन है वो 2 चीजें बनाता है, कोर एंटीजन भी बनाता है, प्री कोर एंटीजन भी बनाता है। फिर अब आता है एस जीन। एस जीन ऑब्वियसली कौन सा एंटीजन बनाएगा? वो बनाएगा सरफेस एंटीजन। और सरफेस एंटीजन का जो नाम है उसे एक और नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज द ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। प्लीज रिमेंबर, पैथोलॉजी में फॉर INI-CET एस्पिरेंट्स HBsAg is positive for one special stain and that is known as the Orsin-Shikata stain। ये मैंने आपको पैथोलॉजी के लिवर हेपेटाइटिस वाले पोर्शन में भी बताया है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इज पॉजिटिव फॉर Orsin-Shikata stain। बचा HBx जीन। एक्स जीन क्या कराता है? एक्स मतलब लिवर को एक्स काट दिया, खत्म। ये कराएगा हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। तो याद रखना, पी जीन से पॉलीमरेज, सी से कोर और प्री कोर, एस से सरफेस और एक्स से लिवर एक्स, गया कैंसर हो गया। अब ये सब जब जान लिया है तो आपको जानना है कि हम जब टेस्टिंग करते हैं तो कौन कौन सी करते हैं। तो पहले मुझे बताओ एंटीजेंस कितने मिले? मुझे 3 एंटीजेंस मिले, सरफेस एंटीजन, कोर एंटीजन, प्री कोर एंटीजन। तो 3 एंटीजन मिले तो एंटीबॉडी भी इन्हीं के खिलाफ बनेगी, एंटी HBs, एंटी HBe, एंटी HBc। तो अभी अगर हम ये जो हमारा डायग्राम है वो शुरू करने से पहले पढ़े, सरफेस एंटीजन हो गया, उसके अलावा कोर एंटीजन हो गया, उसके अलावा ई एंटीजन हो गया। इन्हीं के खिलाफ 3 एंटीबॉडीज हो गई, मतलब HBs एंटीबॉडी हो गई, एंटी HBc एंटीबॉडी हो गई और एंटी HBe एंटीबॉडी हो गई। तो अगर आपको किसी ने कहा कि चलो हेपेटाइटिस के टेस्ट करा लो, आप कहोगे एंटीबॉडीज तो 3 करा सकते हैं, बट जब आप लैब में जाओगे वो कहेंगे एंटीजन आप ब्लड में सिर्फ 2 करा सकते हो, आप कोर एंटीजन का टेस्ट नहीं करा सकते। खुद सोचो ना, ये वायरस के कोर में है, वहीं फंस जाएगा, क्या ये कभी कोर में से निकल के आपके ब्लड में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो कोर एंटीजन डज नॉट कम इन द ब्लड, कोर एंटीजन डज नॉट कम इन द ब्लड। तो अब मुझे बताओ, ब्लड टेस्ट कराने जाओगे हेपेटाइटिस बी का तो कितने टेस्ट कराओगे? 5। एंटीजन में तो 2 ही करा सकते हो, पर मैम कोर एंटीजन नहीं करा सकते क्योंकि वो ब्लड में आता नहीं, बॉडी में तो है पर ब्लड में नहीं निकलता। बॉडी में है तो एंटीबॉडी तो बनेगी, तो एंटीबॉडी तो तीनों के खिलाफ बनेगी। तो 3 एंटीबॉडी, 2 एंटीजन, टोटल 5 टेस्ट कराने हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सरफेस एंटीजन से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप देखो सबसे पहली चीज जो आती है ब्लड में, सरफेस एंटीजन। दिस सिम्टम से भी पहले, जॉन्डिस शुरू होने से, सिम्टम शुरू होने से भी 2 से 6 हफ्ते पहले HBsAg आ जाएगा ब्लड में। और अगर आप देखो तो ये
जॉन्डिस के 1 से 2 महीने के बाद चला भी जाएगा। तो ये हमें क्या बताता है, ऑनसेट बताता है। ये बेसिकली हमें बताएगा कि अच्छा इन्फेक्शन शुरू हो गई। ये ऑनसेट ऑफ इन्फेक्टिविटी, ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस हमें बताएगा। ठीक है, अब जब एंटीजन चला गया, रूल ये है कि अगर एंटीजन चला गया तो एकदम से उसकी एंटीबॉडी आ जानी चाहिए। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एंटीजन तो ब्लड में से चला गया, पर कुछ बीच में 2-4 हफ्ते ऐसे आते हैं जब एंटीबॉडी बनी नहीं। एंटी एचबीएस एंटीबॉडी कुछ टाइम बाद बनती है। देखो पहले एंटीजन था, एंटीजन गया, उसके कुछ टाइम तक बीच में गैप रहा और फिर यहाँ पर बनी एंटी एचबीएस एंटीबॉडी। इस गैप को क्या कहेंगे, बिटवीन द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी अगर गैप है इसे बोला जाता है विंडो पीरियड। तो आपके लिए जो सबसे खतरनाक चीज है वो यही है कि विंडो पीरियड में अगर मरीज मेरे पास आया, मैंने अगर एंटीजन करा वो भी नेगेटिव आएगा, एंटीबॉडी करा वो भी नेगेटिव आएगा, मैं मरीज को नेगेटिव रिपोर्ट दे दूंगी जबकि असल में वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है। तो इस विंडो पीरियड में फंसने के सबसे ज्यादा चांस है। तो विंडो पीरियड में मुझे बचाने वाला कौन है, विंडो पीरियड में मुझे एचबीसी बचाता है। अब पहले बताओ, एचबीसी एंटीजन ये ब्लड में आएगा? नहीं मैम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये ब्लड में नहीं आने वाला। ब्लड में कौन आने वाला है, केवल इसकी एंटीबॉडी। तो प्लीज रिमेंबर कि जब यहाँ पे एचबीएस एजी एंटीजन खत्म हो गया था और एंटीबॉडी की शुरुआत में कुछ हफ्ते पड़े थे, तो एंटी एचबीसी एंटीबॉडी, प्लीज रिमेंबर आईजीएम एंटी एचबीसी एंटीबॉडी ये वो थी जो यहाँ पर, अब रेड वाली लाइन देखो कि बीच में मैम इस दौरान मुझे आईजीएम एंटी एचबीसी बचाएगा। तो इतना अभी दोबारा रिपीट करो, कोर एंटीजन का तो टेस्ट आप करते ही नहीं हो, वो ब्लड में आता ही नहीं है। आप करते हो एंटी एचबीसी एंटीबॉडी का टेस्ट। तो शुरुआत में क्या आता है, आईजीएम जो मेरे विंडो पीरियड में काम आएगा, बाद में जाके क्या आएगा, वो आईजीजी होगा। तो अगर एग्जामिनर ने कहा अच्छा विंडो पीरियड का मार्कर बताओ शुरू वाला, यू विल राइट आईजीएम। अगर एग्जामिनर ने कहा टोटल एंटी एचबीसी बढ़ा हुआ है, टोटल एंटी एचबीसी का क्या मतलब होता है, आईजीएम प्लस आईजीजी, मतलब आईजीजी भी आना शुरू हो चुका है। आईजीजी तो मुझे बताता है कि इन्फेक्शन बहुत पुराने जमाने की इन्फेक्शन है, क्रॉनिक है। अगर दोनों आने लग जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे रिमोट इन्फेक्शन। रिपीटिंग वंस अगेन, केवल आईजीएम एंटी एचबीसी बोला गया तो दैट इज गोइंग टू बिकम योर विंडो पीरियड। और अगर टोटल एंटी एचबीसी एंटीबॉडी बोला गया, मतलब आईजीजी भी इंक्लूड कर दिया, तो मतलब ये पुरानी इन्फेक्शन है। अब हमने सब पढ़ लिया, एचबीई के बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि सारों में एचबीई एंटीजन हो सकता है ना भी पाया जाए। एचबीई मुझे बताता क्या है, एचबीई मुझे बताता है इनफेक्टिविटी के बारे में, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले तो कहाँ आ रहा है मैम, सबसे पहले आपने कहा था एचबीएस एंटीजन आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, एचबीएस एंटीजन जैसे यहाँ पर आना शुरू हुआ, उसके कुछ ही देर बाद एचबीई एंटीजन आना शुरू हो जाता है। इट अपीयर्स शॉर्टली आफ्टर द सरफेस एंटीजन। और ये मुझे बताएगा कि जब तक ये एंटीजन है, याद रखना, जब तक एचबीई एंटीजन है मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है। जब ये एंटीजन चला जाएगा और इसकी एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएगी, आप कहोगे ठीक है अब इन्फेक्शन कम हो गई, अब जो इन्फेक्शन है वो कम हो चुकी है। तो जब तक एंटीजन है पेशेंट बहुत इन्फेक्टिव है, जब एंटीबॉडी आ जाएगी तो पेशेंट कम इन्फेक्टिव हो जाएगा। ऐसे पढ़ने की बजाय एक और तरीका है जिसको हम पहले तो समराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या बढ़ता है, अगर सिर्फ इस ग्राफ को देखें, सबसे पहले जो बढ़ता है दैट इज गोइंग टू बी द सरफेस एंटीजन, वो कम होता है, उसके बीच में थोड़ा गैप आता है, फिर उसकी एंटीबॉडी आती है, उस गैप को बोला जाता है विंडो पीरियड। वहां पे मुझे बचाने आता है आईजीएम एंटी एचबीसी। फिर एक होता है एचबीई एंटीजन जो मुझे दर्शाता है इन्फेक्टिविटी। जब तक एंटीजन आ रहा है तो मतलब बहुत इन्फेक्टिव है मरीज, जब उसकी एंटीबॉडी आने लग जाएगी तो मतलब मरीज अब इन्फेक्टिव नहीं रहा। अब इसको याद करने के लिए एक टेबल बनाया गया है एंड वो टेबल ये है, सीमा एंड सेक्सी। व्हाट इज सीमा सेक्सी, याद रखो। अगर बोला गया एग्जाम में कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, ई एंटीजन भी पॉजिटिव है और आईजीएम वाली एंटी एचबीसी एंटीबॉडी है, दोबारा देख लो, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, ई एंटीजन पॉजिटिव है, आईजीएम टाइप की एंटी एचबीसी है, तो आप कौन से वाला हेपेटाइटिस बनाओगे, आप बनाओगे अक्यूट हेपेटाइटिस। ठीक है, और खुद बताओ हाई इन्फेक्टिविटी में है पेशेंट या लो, तो खुद सोचो। तुलसी मैम आपने कहा था जब तक ई एंटीजन आता जाएगा, ई इन्फेक्टिविटी, हाई इन्फेक्टिविटी वाला पेशेंट है। अब इसे चेंज कर लो सेक्सी में, मतलब अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आया, ई एंटीजन पॉजिटिव आया और जो एंटी एचबीसी है
वो IgG प्रकार की हो गई, तो अभी अक्यूट थोड़ी रह जाएगा, अब ये बन जाएगा क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो याद रखो, सरफेस ई और IgM एंटीबॉडी तो अक्यूट हेपेटाइटिस, सरफेस ई और IgG एंटीबॉडी तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस। अगर ऐसा हुआ कि सारे एंटीजन गायब, एंटीजन दिख ही नहीं रहे मैम, कोई एंटीजन नहीं है, और सारी एंटीबॉडीज दिखनी शुरू हो गई है, एंटी HbS भी दिख रही है, एंटी HbC भी दिख रही है, एंटी HbE भी दिख रही है, तो मतलब मरीज रिकवरी में जा चुका है। जब सारी एंटीबॉडीज आनी शुरू हो जाए तो मतलब मरीज रिकवरी में। अगर केवल IgM एंटी HbCI, ये किसका मार्कर था ये तो मैंने बता दिया, ये विंडो पीरियड का मार्कर है, ये हमने पढ़ लिया। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपको बचपन में जो इम्यूनिटी का इंजेक्शन लगा था हेपेटाइटिस का, तो क्या आप इम्यून हो आज भी, या आपको दोबारा बूस्टर लगवाने की जरूरत है, तो इम्यूनिटी जानने के लिए एपिडेमियोलॉजी में कौन सा टेस्ट किया जाता है, एंटी HbS। हमेशा याद रखना, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जब इंटर्नशिप शुरू करोगे, रेजिडेंसी शुरू करोगे, तो वो हमेशा आपसे पूछते हैं कि हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगा था, क्या आप इम्यून हो, तो अपना ये टेस्ट करा लेना। अगर एंटी HbS 10 से ऊपर आता है तो मतलब आपका टाइटर ठीक ठाक है और आप इम्यून हो, यदि कम आता है तो आपको वैक्सीनेशन दोबारा लेनी पड़ेगी। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस। सीमा सेक्सी से हम अक्यूट क्रॉनिक पता लग जाएगा, सारी एंटीबॉडीज आ गई तो रिकवरी, सिर्फ IgM एंटी HbCI तो विंडो पीरियड हो जाएगा। देन इफ वी हैव इम्यूनिटी तो एंटी HbS से करेंगे। हेपेटाइटिस बी पूरा खत्म हो गया। अब याद रखो कि हेपेटाइटिस बी से जुड़ा जुड़ा वाला जो था वो था हेपेटाइटिस डी, और अभी हमने कहा था डेंजर डेंजर फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, वो हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ साथ ही चल के इन्फेक्शन कराएगा। तो दो प्रकार, या तो इनकी इन्फेक्शन साथ में हो गई, एक ही मरीज को एक ही बार में बी भी हुआ, साथ में ही डी हो गया, साथ साथ हो गया, तो उसे बोला गया को इन्फेक्शन। या फिर हेपेटाइटिस बी तो काफी सालों से मरीज को ऑलरेडी था, अब कुछ सालों बाद, 2 4 6 सालों बाद उसे उसके ऊपर हेपेटाइटिस डी हो गया, सुपर एडेड, तो उसे बोला जाएगा सुपर इन्फेक्शन। दो प्रकार की इन्फेक्शन, या तो दोनों साथ साथ हो गए, उसे बोला को इन्फेक्शन, या फिर बी काफी सालों से चल रहा था, अब उसके ऊपर डी हो गया तो उसे बोलेंगे सुपर इन्फेक्शन। इसी चीज को, अब ये तो हमने माइक्रो पढ़ी, अगर मैं पैथो से कोरिलेट करना चाहूं तो डू यू रिमेंबर कि पैथोलॉजी में वायरल हेपेटाइटिस में एक बॉडीज देखी जाती हैं जिनका नाम है काउंसिलमैन बॉडीज। इफ यू remember councilman bodies were also known as apoptotic bodies। yes, apoptosis में देखी जाती हैं apoptotic bodies, जो यहाँ पे पिंक कलर की बॉडी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और ये ज्यादातर हेपेटाइटिस सी वायरस में देखने को मिली थी, तो मैंने कहा था काउंसिलमैन सी में दिखेगा। ये पहली फोटो थी। पैथो की दूसरी फोटो वाज ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट। ग्राउंड ग्लास मतलब ये जो सेल है, अगर आप इसका साइटोप्लाज्म देखो तो ये बहुत पिंक भी नहीं है और बिल्कुल व्हाइट भी नहीं है, ऐसा लगा है कि जैसे ग्लास को चूरा कर दिया, तो वो बिल्कुल जैसे ग्लास के तो आर पार देख सकते हो, तो इसमें आर पार भी नहीं देख सकते और बिल्कुल काला भी नहीं है, तो कुछ बीच में पिंक का शेड बना है, उसे बनाया ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स। ये देखा जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ। हेपेटाइटिस बी वायरस में क्या होता है, सरफेस एंटीजन, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, उसके लिए अभी अभी मैंने कौन सा स्पेशल स्टेन बताया था, ऑर्सिन शिकाटा स्टेन। तो प्लीज रिमेंबर, सरफेस एंटीजन या हेपेटाइटिस बी क्या बताता है, ये ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स बनाता है। फाइनली आता है हेपेटाइटिस सी। अभी हमने पढ़ा हेपेटाइटिस सी में कौन सी बॉडीज दिखेंगी, काउंसिलमैन बॉडीज। और क्या दिखता है जो हमने पैथोलॉजी में पढ़ा था, फैटी लिवर दिखता है, बड़े बड़े फैट वैक्यूल्स बनेंगे, मैक्रोवेसिक्युलर फैटी लिवर, मैक्रोवेसिक्युलर फैटी लिवर, और साथ के साथ ऐसे ब्लू ब्लू कलर के लिम्फोसाइट एग्रीगेट्स भी दिखाई देते हैं। दिस इज ओनली अ क्विक रिविजन, यदि आपको ये नहीं समझ आया तो मतलब पैथो में लिवर का चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। तो हेपेटाइटिस सी में एक तो काउंसिलमैन बॉडीज दिखती हैं जो देख लिया अपॉप्टोसिस वाली, साथ में फैटी लिवर, साथ में लिम्फोसाइट्स। हेपेटाइटिस बी में दिखता है ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स। लास्ट में मेडिसिन में पूछा जाता है कि कब स्टेजिंग और ग्रेडिंग, मतलब लिवर बायोप्सी कब की जाती है। तो देखो, हेपेटाइटिस एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए मरीज की बायोप्सी कर देना तो मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लग नहीं रहा, पर कब करेंगे, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में करेंगे। अक्यूट वाले में, फूड पॉइजनिंग में तो कोई बायोप्सी नहीं करेगा, क्रॉनिक वाले में करोगे। और क्रॉनिक में दो चीजें जानना चाहते हो, स्टेजिंग और ग्रेडिंग। स्टेजिंग क्या बताता है, स्टेजिंग में हम देखते हैं कितनी फाइब्रोसिस हुई है लिवर के अंदर, ग्रेडिंग में हम देखते हैं कि लिवर में कितनी इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस हुई है। तो सिंपल तरीका आप याद कर सकते हो, जो लिवर में एक ही चीज है जो नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, अल्कोहल, और हम निमोनिक बना रहे हैं जिन के ऊपर अल्कोहल पे। तो मतलब ग्रेडिंग में क्या दो चीजें हम देखते हैं हमेशा, हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन और हम देखते हैं नेक्रोसिस। तो स्टेजिंग में क्या देखते हो, स्टेजिंग में देखते हो फाइब्रोसिस।
फाइनली हेपेटाइटिस में लिवर में क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया, पर लिवर के अलावा बाकी ऑर्गन्स में क्या होता है? हेपेटाइटिस बी के साथ आपने पढ़ा होगा कि वैस्कुलाइटिस होता है। हेपेटाइटिस बी 30% केसेस ऑफ पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा हैव हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। किडनी में मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी होता है। हेपेटाइटिस सी के साथ क्या होता है? सी फॉर क्रायोग्लोब्यूलिनीमिया। तो इन पेशेंट्स में क्रायोग्लोब्यूलिनीमिया होता है। इन पेशेंट्स में लाइकन प्लेनस होता है। लाइकन प्लेनस में याद है एक बॉडीज बनती है जिनका नाम है कोलॉइड या सिवेट बॉडीज, राइट? सो प्लीज रिमेंबर कि जो सी वाली बॉडीज हैं ये हेपेटाइटिस सी के साथ दिखेंगी। क्रायोग्लोब्यूलिनीमिया हेपेटाइटिस सी के साथ दिखेगा। कोलॉइड सिवेट बॉडीज वाला लाइकन प्लेनस हेपेटाइटिस सी के साथ दिखेगा। और किडनी में एमपीजीएन मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी इज आल्सो सीन विद हेपेटाइटिस सी। तो अभी जो आपने खत्म करा, आपने आरएनए डीएनए का मिक्स खत्म करा, यानी कि हेपेटाइटिस, एक हेपेटाइटिस था हेपेटाइटिस बी जो था डीएनए वायरस, एंड बाकी सारे जो थे ऑल दी अदर्स वर गोइंग टू बी आरएनए वायरसेस। अब आपका आरएनए का हेपेटाइटिस खत्म, अब बाकी के आरएनए वायरसेस आपको पढ़ने अगले 1.5-2 घंटे में। दैट इज द फर्स्ट फैमिली आरएनए मिक्सो वायरस, जिससे हम शुरुआत करेंगे।